अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर, होला दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब। सर उम्मीद करते हैं कि आपकी रात और वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। वेल, जिन्होंने कल वर्ल्ड कप का फाइनल देखा है, मेरे ख्याल में वो जलती हुई आंखों के साथ आज दफ्तर के लिए रुख करेंगे। वेल, बात होगी हमारी वर्ल्ड कप के ऊपर कि किस तरह से फीफा वर्ल्ड कप में नॉट द फेवरेट ऑफ दिस फाइनल, एटलीस्ट आई वुड से अगेंस्ट द मेसी टीम, अगेंस्ट द अर्जेंटीना, दे हैपन टू विन द वर्ल्ड कप आफ्टर 16 years, अ लॉन्ग वेट, बट क्या बात है स्पेन के। यस, कितने प्राउड मोमेंट होगा सेस फैब्रिगैस और आंद्रे इनिएस्टा वाली टीम के लिए। 2010 के बाद स्पेनिश टीम ने एक बार फिर वर्ल्ड कप का ताज अपने सर पे सजाया है। स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दी। एंड व्हाट अ मैच इट वाज। वो अर्जेंटीना जो पूरे वर्ल्ड कप में छाई रही और फाइनल में दे वर हार्डली मैनेजिंग टू इवन हैव अ शॉट ऑन द गोल। और मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब तो जरूर ही टूटा है, लेकिन लमीन यमाल ना, अब बताएं ना हु विल गिव द बाल टू समवन एल्स। बहुत ज्यादा उस तस्वीर की बात हो रही थी कि जब मेसी नन्हे लमीन यमाल को उनके साथ एक चैरिटी फोटो शूट में ही वाज गिविंग हिम बाथ। Now the tables have turned. Yeah, and you know, अब तो कोई इस पर मजीद बात भी नहीं कर सकता because this is it. You know, अगर हम बात करते हैं मेसी के फुटबॉल करियर की, और यामीन का ऑब्वियसली अभी ईयर शुरू ही हुआ है, तो अब तो मजीद इसके ऊपर कोई और मीम्स भी आगे चलकर हमें वर्ल्ड कप में नहीं मिलेंगी। बहरहाल इट वाज अ गुड मैच यस्टरडे। मैं एक्सपेक्ट करी थी अर्जेंटीना विल कम बैक, विल मेक अ कम बैक, बट दैट डिड नॉट रियली हैपन। आगे चलकर हम वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे बिकॉज दिल अभी भरा नहीं है, लेकिन कुछ और टॉप स्टोरीज जो आज के शो में शामिल करेंगे उसका तस्करा कर लेते हैं। मुल्क में मॉनसून का स्पेल जारी है और शहर कायद में सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी के बाइस मौसम खुशगवार है। मतलब मुकम्मल तौर पर अबरालूद नजर आ रहा है और दीगर शहरों में भी मॉनसून की बारिशें जारी हैं, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब समेत आज़ाद कश्मीर, गिलबल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और 24 जुलाई तक ये बारिशें रहेंगी। पीडीएमए ने दरियाए चिनाब, झेलम, रावलपिंडी और मुलहका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे की वार्निंग भी जारी की है और कहां कहां मजीद फ्लैश फ्लड्स आए हैं इसका आगे चल के भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी टॉप स्टोरीज हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान क्या हो रहा है तस्करा कर लेंगे, HIV के तनाजुर में सिरिंज का भी, और मुल्क में पेट्रोलियम की रोज़ाना जो कीमतें बदलेंगी, जो रोज़ाना तयन होगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा शील टेक यू टू एम्प्रेस मार्केट। और एम्प्रेस मार्केट हम क्यों लेके जाएंगे आपको, क्या हुआ है वहाँ पे, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, और भी बहुत सारी खबरें होंगी। बट अगेन मूविंग टू आवर टॉप स्टोरी एंड दैट इज इट वॉज वन हेल ऑफ अ फाइनल टू रिमेंबर। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ये एक फुटबॉल वर्ल्ड कप था, बल्कि मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें जो इसके साथ अडर हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें जो इसके साथ चिपक गई थी, द पॉलिटिकल थिंग एंड ऑल, उस पर भी हमने लाजमी बात करनी है। क्यों तकरीबन बहुत सारा जो आवाम है वो स्पेन को फेवर करने लगा था अर्जेंटीना को छोड़ के, और इस मैच में क्या कुछ हुआ, क्यों अर्जेंटीना वॉज नॉट प्लेइंग विद द बॉल एंड प्लेइंग विद द फाउल्स। दिस इज वन डिस्कशन जो कि हमने लाजमी करनी है। और क्या अब आने वाले जो वर्ल्ड कप्स हैं उसमें उनके जो फाइनल्स हैं, क्या अब सुपर बोल टाइप उनका जो हाफ टाइम शो है वो एक रेगुलर हो जाएगा। आई होप यू सॉ द हाफ टाइम शो, पूरी दुनिया उमड़ आई थी। पूरी दुनिया डेफिनेटली, आई मीन लाइक यूएसए के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो और इस तरह का हाफ टाइम, आई थिंक नोबडी इज गोना मिस दैट एनीवेज। खैर, कल जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसमें ऑब्वियसली हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अपना दूसरा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जो है मेसी की क़यादत में क्लिंच करने में कामयाब हो जाएगी। वर्ल्ड कप की एक खास बात ये भी रही है कि इसमें सब्सटीट्यूट्स ने आके बहुत सारे गोल्स किए हैं और कल के मैच में भी यही हुआ। जिस तरह से गोल फेरन ने स्कोर किया द 106th मिनट एक्स्ट्रा टाइम में, और उसके बाद कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि वहां से अर्जेंटीना में कैन मेक अ कमबैक। इस पर बात कर लेते हैं। मीर शबर अली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ गौहर जमान भी मौजूद हैं, एक्स फुटबॉलर, इंटरनेशनल फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। पहले गौहर आपकी तरफ आते हैं। बीइंग अ फुटबॉलर अर्जेंटीना से हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था अब कम बैक कर लेगी। अगर फर्स्ट हाफ में स्पेन ने गोल नहीं किया तो स्पेन के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। सेकंड हाफ में जो अर्जेंटीना गेम खेलने वाला है वो स्पेन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है, लेकिन अर्जेंटीना पूरे फाइनल में कमबैक नहीं कर पाया। कल हुआ क्या है एक्चुअली, क्या इतना शानदार डिफेंस था स्पेन का कि अर्जेंटीना स्टन रह गई? सबसे पहले I'm really grateful
कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि आई हैव टू एक्सप्रेस माय फीलिंग एज वेल। असल में अगर आप देखें ना, तो स्पेन का सिर्फ इस मैच में हम एनालिसिस नहीं करें, थ्रू आउट द टूर्नामेंट करेंगे। दे कंसीड ओनली वन गोल इन द ओह टूर्नामेंट। यस। इट्स मीन दे आर द बेस्ट डिफेंस सो फार। और हमेशा याद रखिए, एक वो है कि जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो मैचेस विन करके देते हैं, लेकिन जो डिफेंडर्स होते हैं वो आपको चैंपियंस बना देते हैं। और आई थिंक व्हाट दे डूइंग, आप खुद सोच लें कि जो डिफेंडर्स, जो स्पेन की जो टीम थी, जो स्पेशली मिडफील्ड और डिफेंस लाइन, परफेक्ट। आई थिंक इस टूर्नामेंट का सबसे टॉप क्लास की मिडफील्ड और डिफेंस लाइन जो थी ना, और इतना इतना डिसिप्लिन और इतना कम्पैक्ट डिफेंस मैंने वो नहीं देखा था। और इसके अलावा जी जी इसके प्लीज अलावा गो सॉरी, ऑन। एक ऐड करूं कि मैच उस टाइम खत्म हो गया था जब अर्जेंटीना के फर्नांडिस को अननेसेसरी जो है ना, वो दूसरा येलो कार्ड के जैसे वो रेड कार्ड हो गया, तो फिर वो 10 प्लेयर से हो गए। तो 10 प्लेयर से ऑलरेडी ऑलरेडी स्पेन ने इतना इतना अंडर प्रेशर किया था कि इससे पहले आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि अर्जेंटीना बड़ा फिजिकल जा रहे थे। स्किल को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, यू हैव टू बी बॉडी कांटेक्ट फिजिकली, एंड आपकी कंडीशनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मतलब है कि अगर आप वो एक दफा बीट करें, दो दफा आप उसके सामने आ जाए। तो वो फिजिकल कंडीशनिंग और फिर आपकी फिजिकल कांटेक्ट, इसी से आप स्किल्स को जो है ना डिफ्यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा रास्ता ही नहीं था। और आई थिंक स्पेन डन अ वेरी ग्रेट जॉब। मैंने पहले से प्रेडिक्शन किया था कि 52-48 है। और स्पेन का वाह। अगर आप बॉल पोजीशन देखें, 60 तकरीबन 65% और अर्जेंटीना का 35 को इस तरह जी था। जी जी। अच्छा, तो गौर भाई, दैट्स आपने जो बात की है ना, एलन शेरर ने भी अपने एक प्रोग्राम में बात की कि यस, फुटबॉल इज़ अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट और उसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी ही इस बात को लेके मैं शब्बर के पास जाऊंगा। शब्बर, कल जो हुआ है, अब मैं सिर्फ अभी पढ़ रहा हूँ और फॉक्स न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया ने अपने पेज पे लिखा है, इट्स अ डिसग्रेस, अर्जेंटीना वाज अ डिसग्रेस लास्ट नाइट। डू यू एग्री टू दैट? बिकॉज ऐसे सिर्फ ऑन द फील्ड ही टैकलिंग नहीं, और हमने इससे पहले भी देखा है कि कितना ज़्यादा अर्जेंटीना ने रफ गेम खेला है, बट ऑफ द फील्ड जब मैच ख़त्म हो गया है उसके बाद प्लेयर्स को पुल करना, ब्रॉल में आना, बाज़ाब्ता एक जूनियर प्लेयर को तो दो अर्जेंटीनन के प्लेयर्स ने पकड़ के ऐसा मारा है जैसे यहाँ पे गली मोहल्लों में फड्डे हो रहे होते हैं। सो डू यू एग्री टू दैट कि अर्जेंटीना वॉज फोकसिंग समवेयर एल्स अदर देन फुटबॉल लास्ट नाइट? अच्छा, ये है कि अर्जेंटीना जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में एक सर्टेन बुली की तरह खेला है, और उसी उसी फिजिकल जो जो प्रेजेंस है, वही जो डर्टी टैक्टिक्स आप कह सकते हैं, उनको यूज़ करते हुए मैचेस को स्ट्रेच किया है, और फिर एंड में कमबैक्स भी किए हैं। टीम्स को उन्होंने इसी तरीके से जो है वो डोमिनेट किया। ऑब्वियसली उनकी अटैकिंग ब्रिलियंस भी रही है मेसी के होते हुए, लेकिन उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरह की चीज़ें की हैं। बट एट द सेम टाइम कल हमें समझना चाहिए कि वो एक जो जिस जिस मोमेंटम के साथ आ रहे थे, जिन इमोशंस के साथ आ रहे थे, और जो एक चीज़ होती है ना कि आप उनका कॉन्फिडेंस, इंग्लैंड के साथ जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और फिर वो वापस आए हैं, वो जिस कॉन्फिडेंस के लेवल पे थे, आई थिंक वो कल हार्ट ब्रेक इस लेवल का हो गया था, और टेंशन इतनी ज़्यादा फ्लेयर अप हो गई थी पिच के ऊपर कि दे हैड टू टेक इट आउट समवेयर। और शायद उन्होंने यही किया, और ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए फेस करना पड़ रहा है, और लोग प्रॉब्ली बहुत गलत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करें अर्जेंटीना के अगेंस्ट। बट वही वाली चीज़ है, उन्होंने एक आइडेंटिटी डेवलप की, और वो आइडेंटिटी पॉजिटिविटी की तरफ भी गई, और वो आइडेंटिटी कल रात आपको एक नेगेटिव शक्ल में भी नजर आई। इसका कितना, इससे पहले कि गौहर साहब की तरफ जाएं, सिंस भी आपसे ये बात हुई है तो इसको आगे भी ले जाते हैं, कितना ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका मुल्क एक वर्ल्ड कप के लिए कितना तरस रहा है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, क्रिकेट के लिए हम देखते हैं कि इंडिया में इस तरह की हरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, इंडियन टीम एट टाइम्स एग्रेसिव भी हो जाती है। सो इट कम्स डाउन फ्रॉम द नेशन कि वहाँ से कितना पॉलिटिकल प्रेशर, अदरवाइज कितना प्रेशर है। जितना अर्जेंटीना को रूम मिला था, आप देखें नेतन्याहू, डिफरेंट और ममालिक के जो हेड्स हैं वो अर्जेंटीना के लिए रूट कर रहे हैं। दुनिया एक प्रेशर लेकर बैठी हुई है कि अर्जेंटीना ने सेकंड वर्ल्ड कप मेसी की क़यादत में जीतना है। सो आई थिंक उसने भी बहुत ज़्यादा एड अप किया कल जो हमने पिच पर देखा।
बिल्कुल देखें, जो नैरेटिव है ऑन द इंटरनेट इन जनरल, जो हम खबरों में देखते हैं, अर्जेंटीना के बारे में कहा जाता है कि रेसिज्म इज़ वेरी कॉमन ओवर देयर, और इस तरह की चीज़ें, बातें बाहर आती हैं। अब उसकी ऑब्जेक्टिविटी को ऑब्वियसली हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन है, खास तौर पे जो इजिप्ट अर्जेंटीना के मैच के बाद बना, इजिप्ट के कोच ने पैलेस्टाइन के हक में बात की, अगले दिन फिर वो रेफरीज के डिसीजंस, तो एक नैरेटिव, एक स्टोरी लाइन इस तरीके से डेवलप हो गई कि जो सेंटिमेंट था वो एक व्यूअर का, एक फैन का, वो अर्जेंटीना के अगेंस्ट काफी शिफ्ट हो चुका था। काफी ज्यादा। और स्पेन एट द अदर एंड पॉलिटिकली उनकी हमेशा बैकिंग रही है पैलेस्टाइन की कॉज को लेके, पैलेस्टाइन को स्टेट के लेके। तो अक्सर जो एक जनरल सेंटिमेंट ठीक है। था, वो चाहता था कि स्पेन जो है वो जीते, और एक उनके लिए खुशी का मौका था। और अर्जेंटीना, डिस्पाइट मेसीज, डिस्पाइट हाउ मच पीपल लव मेसी, एंड में जो नैरेटिव की वॉर थी, जो इमेज की वॉर थी, वो अर्जेंटीना के हक में नहीं आ पाई। ऑलराइट गौर साहब, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फुटबॉल थिंग एज वेल। मैं अगर स्टैट्स देखूं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वो अर्जेंटीना है जो सबको जगरनॉट की तरह रोलती हुई यहाँ पर आई है। अटेम्प्ट्स ऑन गोल 20 वर्सेस 2। अच्छा, उस 20 में से तो 2 गोल मेरे ख्याल से ऑफसाइड भी करार दे दिए थे स्पेन के, वरना तो पता नहीं मामलात कहाँ तक चले जाते। 20 वर्सेस 2 ऑन टारगेट, 12 वर्सेस 0। ये क्या सिर्फ इसको एट्रीब्यूट हम करें उस स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड और डिफेंस को स्पेन की, या फिर देयर वाज समथिंग एल्स गोइंग ऑन इन अर्जेंटीनियन माइंड्स? डेफिनेटली अगर आप देखें ना, तो मैंने आपको पहले उससे कहा कि जो स्पेन की जो टीम थी, दे आर वेल डिसिप्लिन इन डिफेंस, दे आर वेल डिसिप्लिन इन मिडफील्ड। जब आप, और ये हमेशा बिल्डअप करते हैं डिफेंस लाइन से, गोलकीपर, डिफेंस, और फिर ये अपना बॉल पोजीशन रख के मिडफील्ड में आते हैं और इनका पूरा कंट्रोल होता है। और सबसे जो जो स्ट्रांग पॉइंट है स्पेन का, जैसे ही दे लूज द बॉल, इनकी हाई प्रेसिंग, इतनी टॉप क्लास की प्रेसिंग है कि विद इन सेकंड्स ये बॉल दोबारा गेन कर लेते हैं। Absolutely. ये चीजें मेक डिफरेंस, ये चीजें मेक डिफरेंस। और आप देख लें, इसमें तकरीबन 7 to 8 प्लेयर्स बार्सिलोना के खेल रहे हैं। आप खुद सोच ले, वो जाहिर बात है एक ही टीम में खेल रहे हैं, एक ही उसमें इनकी मेंटालिटी, इनको सोचना, इवन ये आंखों के नजरों के साथ जो है ना, ब्लाइंड पासेस, ये ऐसे ब्लाइंड पासेस खेल लेते हैं, लेकिन वो बंदा वो वहां पे देखा पहुंच हुआ जाता है। लेते क्यों? हैं। ये आपकी वो कोऑर्डिनेशन, वो कॉम्बिनेशन होती है, और ये एक टीम में आप खेल के ही आपको मिलती है। वो इस तरह नहीं है कि 2 लड़के वहां से लिए, 2 मैड्रिड से लिए, 2 इधर से लिए, तो फिर ये कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, कभी नहीं बनेगा। पिछले साल भी, पिछले जो वर्ल्ड कप भी बार्सिलोना, ये स्पेन ने जीता था, तो उसमें भी बार्सिलोना के मैक्सिमम प्लेयर थे। और बार्सिलोना की जो फुटबॉल फिलॉसफी है, और स्पेन, जाहिर बात है बार्सिलोना स्पेन की टीम है, टिका टिकी, स्मॉल साइड, मतलब छोटा छोटे पासेस खेलकर, ब्राजीलियन टाइप इनका वो है। पहले यूरोप का स्टाइल था, डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले था, वो शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग खेलते थे। लेकिन स्पेन बॉल पोजीशन रखती है, और बॉल पोजीशन रख कर वो अपोनेंट्स को इतने थका देती है, फिर ये अपने आप हर चीज अपने कंट्रोल में लेती थी। whenever they want to attack, ये अटैक करते हैं। जब ये चाहते हैं बॉल पोजीशन रखें, बॉल पोजीशन रखते हैं, और बॉल पोजीशन विद एम रखते हैं। They are looking Absolutely. for penetrating pass. They are looking for Yamal. They are looking for their strikers. और पैडरी, और इस टॉप क्लास की मिडफील्ड, आई थिंक, यकीन करें, एक कंप्लीट टीम, अगर मुझे इस इवेंट में पूछा जाए तो स्पेन वाज अ कंप्लीट टीम, डिफेंस, मिडफील्ड, स्ट्राइकर्स, टॉप क्लास की टीम। बिल्कुल। कल हमने देखा, ऑब्वियसली कल हमने देखा कि उनके कोच बहुत ज़्यादा बैंग कर रहे थे, यमाल के ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनका हमने देखा ओयार जबाल के ऊपर, यानी उनका वो जो ओवरऑल फॉरवर्ड था उसके ऊपर उनकी खासी था कि उसी अटैक की तरफ से जाएंगे, बट देन फिर वो अपना मिडफील्डर का एक उनका रोल रहता है, डिफेंडर्स का एक उनका रोल रहता है, वो हमें नज़र आया, बार बार नज़र आया। लेकिन हम अर्जेंटीना के बारे में भी ये बात करते हैं कि उनका जो अटैक सेकंड हाफ में नजर आता है, यानी लेट भी दे मेक अ कमबैक, वो ऑब्वियसली उसके बाद उनके पास भी बॉल पोजीशन हासिल करने की सलाहियत है, उनके पास भी अटैक करने की सलाहियत है। कल क्या अर्जेंटीना ने मिस किया है स्पेन के अगेंस्ट, के कल हमें बिल्कुल भी 20 वर्सेस 2 गोल अटेम्प्ट्स नजर आते हैं, पोजीशन हार्डली 40% नजर आती है। व्हाट हैपेंड देयर? मैम, अगर अर्जेंटीना को आप देख लें ना, अर्जेंटीना थ्रू आउट द मैच डिप्रेस रही, वो अपने सेकंड अपने उसमें खेल रही थी। अर्जेंटीना जो थी काउंटर अटैक की तरफ देख रही थी कि ट्रांजिशन में व्हेन यू
हमेशा याद रखें कि जो टीम ट्रांजिशन में टॉप क्लास की टीम होती है कि व्हेन यू हैव बॉल और यू आर एन अटैक और यू लूज द बॉल, कैसे आप दोबारा डिफेंस में ऑर्गेनाइज होते हो, और इफ यू लूज द बॉल एंड देन यू विन द बॉल, मतलब है कि जैसे आप डिफेंस से आप अटैक में जाते हो, कि आप डिफेंस कर रहे हो और जैसे आप अटैक के लिए वो करते हो तो आप बॉल विन करते हो, कैसे आप अटैक करते हो। अर्जेंटीना काउंटर अटैक के लिए देख रही थी, और आप अगर देख लें इस मैच में आपने देखा होगा, जैसे ही मेसी को बॉल मिलता है तो वो कोई ना कोई ऐसे टैकल कर देते हैं कि वो मैच जो मोमेंटम है वो बन नहीं पा रहा था, वो बन नहीं पा रहा था। एट द एंड ये एक बिल्कुल क्लियर है कि जब आप एक गोल से मैच जीत रहे हो और डाइंग मिनट्स हो, तो फिर आप थोड़ा बहुत अंडर प्रेशर होते हो, थोड़ा बहुत होते हो। उसमें भी अगर आप देख लें तो अर्जेंटीना ने बॉल पोजीशन इतना कम नहीं रखा, ज्यादातर इन्होंने बॉक्स में जो है ना क्रॉसेस किए, उससे जो है ना वो क्रिएट हुआ थोड़ा बहुत प्रेशर रूम क्रिएट स्पेन हुआ। पे। लेकिन दैट्स वेरी नॉर्मल इन फुटबॉल कि अगर मतलब है कि जाहिर बात है कि एक टीम वर्ल्ड कप हार रही है तो वो अपना पूरा जोर लगाती है, उसके साथ आती है अपना बॉल पोजीशन। जैसे वो आप देख लो अर्जेंटीना लास्ट में भी जो है ना शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग खेल रही थी और कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से जो है ना, और उनको दो चांसेस भी मिले, लेकिन ओवरऑल स्पेन ने बड़ा कंट्रोल मैच खेला है। कोई ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि नहीं स्पेन नहीं, आई थिंक मैंने पहले ही से प्रेडिक्ट किया था कि स्पेन डिजर्व बी अ वर्ल्ड चैंपियन। एब्सोल्युटली। और शब्बर 16 साल बाद दे हैव वन इट अगेन नाउ। हमने देखा कल कि बहुत सारे लोग जो थे वो स्पेन के फेवर में थे, अब अर्जेंटीना वाज लूजिंग। वो अब नैरेटिव की साइड, द नैरेटिव वॉर ना एक तरफ छोड़ें, बट क्या अर्जेंटीना जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में खेलते आया, राइट फ्रॉम केप वर्डे टू इजिप्ट एंड ऑल, वर दे गोइंग फॉर द सेम स्टाइल ऑफ प्ले कि अच्छा जनाब अगलों को करने दें, देन वील कम बैक, वील कैच देम विद सरप्राइज, हाँ, एंड देन हम वो करेंगे। और अगर इसी तरह आ रहे थे तो फिर कामयाब नहीं हो सके इस मामले में वो। देखें अगर देखें नो केप डाउट वर्डे के जी शब्बर प्लीज गो ऑन जी। देखें केप वर्डे होना, इजिप्ट होना, इवन इंग्लैंड होना इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, स्विट्जरलैंड होना इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट स्पेन they come up with a very 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 different very solid style of play। और जिस तरह गौर भाई ने कहा, बिल्कुल वही बात मैं रिपीट करूंगा कि ट्रांजिशंस पे अर्जेंटीना देखता है कि हम लोगों को वी विल काइंड ऑफ सिट बैक, वी विल प्रेस अ बिट, व्हेन वी गेट द बॉल वी विल पुट द प्रेशर बैक ऑन द टीम। बट स्पेन की वही वाली बात है, द द द पेस, द क्विकनेस विद विच स्पेन जब स्पेन बॉल लूज करती है या दूसरी टीम के पास बॉल जाती है तो स्पेन की टीम इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज होती है और इतनी अर्जेंटली और इतनी तेजी से प्रेस करती है कि इतना आसान नहीं रहता। सेकेंडली, इवन जब स्पेन के पास बॉल होती है तो स्पेन वो बॉल गिव अवे उतनी आसानी से नहीं कर दीजिए जो इनके दूसरे नॉकआउट ओपोनेंट्स ने किया अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना को ये बात पहले से पता होगी कि उनको कम मौके मिलेंगे, और जो कम उनको मौके मिले उस पे भी स्पेन ने इंश्योर किया कि वो प्रेस करें फौरन, वो अपनी डिफेंस को ऑर्गेनाइज रखें, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी बड़ी सॉलिडिटी के साथ उन्होंने अर्जेंटीना के जो भी पोटेंशियल अटैक्स बन रहे थे, जिस तरह गौर भाई ने कहा, मेसी के पास जब भी बॉल आ रही थी वो इंस्टेंटली जो है वो टैक्टिकल फाउल्स की तरफ भी जा रहे थे और वो अच्छी फिजिकल प्ले के थ्रू बॉल को वापस छीन रहे थे। और वही बात की मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पा रहा था। दिस वाज अ वेरी डिफरेंट टीम देन केप वर्डे, इजिप्ट, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। इसको आप ट्रांजिशन पे नहीं पकड़ सकते, इतनी ऑर्गेनाइज टीम है। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल में कुछ क्रेडिट जो है ना शबर, हमें स्पेनिश कोच को भी देना पड़ेगा। लुइस पुएंटे ने जिस तरह से ही हैज़ बिन एबल टू डिसाइड फॉर एवरी सिंगल मैच। आप बेल्जियम के अगेंस्ट देख लें, आप फ्रांस के अगेंस्ट देख लें, आप सो वन अगेंस्ट अर्जेंटीना देख लें, एवरी टीम के अगेंस्ट ही न्यू हिज जॉब एंड जॉब वाज वेल डन। आई मीन लाइक कल भी मैं उनको मैच में देख रही थी, इससे पहले जितने मैचेस हुए उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है अप अगेंस्ट ग्रेट होती है अगली टीम के। देखिए, जो लुइस डीला फ्यूएंटे हैं वो स्पेन के यूथ सिस्टम से कोचिंग करते हुए आ रहे हैं, और स्पेन की जो टीम की खूबसूरती है वो यही है कि यही लड़के एक बड़ी ही छोटी एज से सेम तरह की फुटबॉल खेलते आ रहे थे। इनकी मशीन की तरह जो है ना, ये वेल ऑयल्ड मशीन की तरह है। और जो इस मशीन को चलाने वाला है ना वो डीला फ्यूएंटे हैं, बिकॉज इन्हीं लड़कों के साथ और इसी सिस्टम में वो थ्रू द सिस्टम्स आए हैं। वो अंडर
20s और अंडर 19 तरीके से होते हुए वो नेशनल टीम में आए, और जब से वो आए हैं स्पेन को सक्सेस ही सक्सेस मिला है, बिकॉज ही नोज हु आर दीज, ही नोज दीज प्लेयर्स सिंस दे वर किड्स, ही नोज दीज प्लेयर्स कि वो किस तरह की फुटबॉल खेलते हैं। और एक ऐसा सिस्टम है जो उनकी समझ लें उनके डीएनए में एच हुआ है, आप उसको उनसे निकाल नहीं सकते। और उनका कोच वो परफेक्ट बंदा है। 2022 में वो आए, 2024 में उन्होंने यूरो जितवाया, और 2026 में उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया है। उसी तरीके से जिस तरीके से स्पेन ने 2008 में यूरो जीता था, फिर 2010 में वर्ल्ड कप जीता, फिर 2012 में फिर यूरो जीता। तो स्पेन जब आती है तो एक कंसिस्टेंसी के साथ आती है, एक बड़ी जबरदस्त ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ आती है, और नियर परफेक्ट जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जिस तरह की स्पेन की है, उस तरह शायद ही किसी और फुटबॉलिंग ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। गौर भाई, लास्ट कमेंट, आप ने खेलने से लेके और अब कोचिंग और मैनेजिंग तक यू आर डूइंग द थिंग, ठीक है। तो हम ये अब कह सकते हैं कि वो सूरज जो इस वक्त आबोताब के साथ चमक रहा था रोनाल्डो और मेसी का, अब शायद गुरूब होने को आया है। ऑल्दो के पाओ क्यूबार्सी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, लेकिन आने वाला वक्त जिस बंदे का है उसका नाम है लमीन यमाल। या डेफिनेटली आई एम सेकंड यू, लमीन यमाल जो है ना वो इस टाइम आई थिंक उसकी एज काफ़ी कम है, और जैसे मेसी और रोनाल्डो ने 4-4 वर्ल्ड कप खेले, तो आई थिंक यमाल और मेम्बापे ये इस पोजीशन में है कि ये मेम्बापे 2 वर्ल्ड कप और खेले, और यमाल जो है ना ही इज़ वेरी यंग। और लेकिन जो मेसी ने करके दिया ना, आई डोंट थिंक कोई करके देगा विद 8 बैलन डोर्स, 2 वर्ल्ड कप। और मेसी पे डिस्कशन करना, आई थिंक मेसी को ऑल टाइम फेवरेट। तो आई थिंक नो डाउट कि यमाल जो है आगे फ्यूचर का जो है ना, अगर आप उसको मैं बिल्कुल मेसी की जो जगह है वो यमाल वो तो नहीं, लेकिन जिस तरह मतलब है कि स्क्रीन पे हमें मेसी और रोनाल्डो नजर आ रहा था, तो आई थिंक नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो हॉलैंड, मेम्बापे और यमाल। ऑल राइट, Absolutely. बिल्कुल ठीक है। गौर साहब और मीर शब्बर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और बिल्कुल हम यही टाइम हम यही समझते थे कभी कभी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पहले रोनाल्डिनियो और रोनाल्डो द ब्राज़ीलियन, वो भी तो जो है वो दे आर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बट उनका मुकाबला हुआ और अब लमीन यमाल इज द न्यू। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू स्पेन। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। चलो जी, अब वक्त है कि हम थोड़ा मौसम की सूरत हाल के हवाले से भी डिस्कशन कर लें, क्योंकि मौसम जहाँ पर कुछ इलाकों में तो बेहतर होता चला जा रहा है, बारिशों की वजह से गर्मी का जोर भी टूटा है, लेकिन जो हमारे अपर एरियाज़ हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्पेल्स हैं ये बहुत तबाही मचा रहे हैं। PDMA ने 20 से 24 जुलाई तक का मुमकिना सैलाब और फ्लैश फ्लडिंग और इसके अलावा शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार किया है, और इसी हवाले से एक फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है, और PDMA ने दरियाए चनाब हो गया, झेलम, रावी, मुलिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे की वार्निंग भी जारी कर दी है। और रेस्क्यू टीम्स, इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स और फ्लड रिलीफ कैंप्स को मुकम्मल तौर पर फाल रखने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता दिन जो सूरत हाल रही वो मानसेरा, ज़िला मानसेरा के एक मुख्तलिफ इलाके थे, उनमें कागान वैली भी थी, वहाँ पे भी फ्लैश फ्लड्स आए नॉल। खैबर पख्तूनख्वा की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, मानसेरा में क्या मामलात हैं, कागान वैली की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी कैसर से। कैसर, ज़रा बताइए कल क्या कुछ होता रहा कागान में, ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल रही, ज़रा बताइए। मानसून बारिशों का सिलसिला मानसेरा के अंदर वक्फे वक्फे से जारी है। मानसेरा और बिलखसूस कागान वैली की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक मुसलसल मानसून वजह से कई इलाकों में मसाइल पैदा हुए हैं। इस वक्त कागान वैली खानिया के करीब मट्टी और पत्थर गिरने से मानसेरा नारायण जलखाट रोड कई घंटों तक बंद रहने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। PDMA की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहले ही वार्निंग जारी कर दी गई थी कि ज़िला मानसेरा की इंतज़ामिया फौरी तौर पर बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार करे। मानसेरा
के अंदर लैंड स्लाइडिंग सैलाबी रेलों से निपटने के लिए आबी गुजरगांव लैंड स्लाइडिंग एरिया में तमाम इदारों को ज़िली इंतजामिया ने अलर्ट कर दिया है। इस वक्त बारिशों की वजह से दरियाए कुनहार में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि सिरन वैली, जबोड़ी, मंडागुच्छा दरियाए सिरन के अंदर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 11, 22 महकमा हेल्थ, पुलिस, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरे इदारे इस वक्त दरियाओं, आबी गुजरगांव, लैंड स्लाइडिंग एरियाज के में मौजूद हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटा जा सके। आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, अब तक हालिया बारिशों के अंदर 3 खवातीन समेत 8 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 23 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मानसेरा के जो सियाती मुकामात हैं जिनमें जलखड, वादी कगाम, वादी नरा और बलाई पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग और मैदानी इलाकों में सैलाबी रेलों का बहुत शुक्रिया कैसर। डिटेल्स आज करके मानसहरा की क्या सूरत हाल है बता रहे थे। इसी बात करते हैं तर्जमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और सुबह बखैर। सर हम तो ऑब्वियसली बात कर रहे थे कि सिंध में, पंजाब में क्या बारिशों की सूरत हाल होगी और केपी का इससे पहले भी डिस्कशन रहा था और उस वक्त भी यही प्रेडिक्शन थी कि अगले जो आने वाले दिन हैं बारिशें और भी ज़्यादा होंगी। कल मानसहरा में बड़ी तबाही हुई है, क्या सूरत हाल अब बनती नज़र आ रही है बारिशों की अगले 24 से 48 घंटों की अगर बात करें तो? जी बहुत शुक्रिया। देखिए 17 तारीख की जो वेदर एडवाइजरी थी उसमें ये बता दिया गया था कि केपीके के इन इलाकों में 19 जुलाई की शाम से लेकर 23 तारीख तक कुछ मुकामात पर मूसलाधार बारिश और अक्सर मुकामात पर बारिश के इम्कानात हैं। अगर हम बात करते हैं तो कल सबसे ज़्यादा बारिश हुई गुज़िश्ता 24 घंटों में मरी में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि बालाकोट में 87 सॉरी। तो इसके हिसाब से आप लगा सकते हैं कि अगर बालाकोट में 87 है तो कागान वैली थोड़ी सी ऊपर है तो वहाँ पर इससे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हुई होगी, ऑलमोस्ट 95 मिलीमीटर। तो उसका इम्पैक्ट तो जब इतनी बारिश हो जाए 24 घंटों में तो उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो आता है और ये सिलसिला भी मज़ीद 23 तारीख तक वक्फे वक्फे से इन इलाकों में जारी रहेगा। और केपी के दीगर, ये तो हमने वो बात की कागान वगैरह की, दीगर इलाके ख़ास तौर पर पिछले दिनों चित्राल में काफ़ी सूरत हाल इस तरह की रही, वहाँ भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं आगे चल के? जी बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि जो हमने 17 तारीख को वेदर एडवाइजरी इशू की थी उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि 19 तारीख से लेकर 23 जुलाई तक केपीके के अक्सर इलाकों में जो आपका गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात है। उसमें ये तमाम एरियाज जो केपीके के हैं जिसमें दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मालाकंड, नौशहरा, चार सद्दा, कर्क, टांक, लकी मरवत, सवाबी, शांगला, बडगाम, बुदेर, कोहाट, करम, डेरा इस्माइल खान, इवन के कंप्लीट केपीके के जो एरियाज हैं उनमें गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के इम्कानात है 23 तारीख। सही। और अंजू साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि इसकी वजह से दरियाओं में क्या सूरत हाल रहने वाली है और कौन से हमारे दरिया हैं जहां पानी का बहाव ज़्यादा होगा और उसके करीब की कौन सी आबादियां इससे मुतासिर हो सकती हैं? देखिए जी, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जम्मू कश्मीर, गुज़िश्ता रोज़ जम्मू कश्मीर में जो है काफ़ी हैवी रेनफॉल का स्पेल हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल तक जो है हेड मराला पे जो है चनाब में अच्छा खासा पानी था, मीडियम लेवल का सैलाब था। बाकी सिंध के बाकी जो आपके जितने दरिया हैं वो नॉर्मल पेस में थे, जबकि आने वाले जो मज़ीद 3 दिन में बारिश के इम्कान है इसमें रिवर काबुल में जो है वो पानी का फ्लो बढ़ सकता है। बाकी जो चित्राल और केपीके के जो लोकल नदी नालात हैं उसमें फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती हैं, तो लिहाजा जो इस तरफ के लोग हैं या सवात वाली साइड पे दरियाए सवात पे फ्लडिंग हो सकती है, तो लोग एहतियात करें। स्पेशली जो सयाह हज़रात इन इलाकों में गए हैं वो कोशिश करें कि जो आपके ये लोकल नदी नाला है या जो दरिया हैं इन इलाकों के इनसे दूर। अच्छा, फिर सर ये बताइए कि पंजाब के मैदानी इलाकों में क्या सूरत हाल रहेगी? पिछले दिनों हमने देखा कि रोद को ही जो है वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ा और बढ़ने के साथ जो दरिया का कटाव है, ज़मीनी कटाव, वो काफ़ी इंक्रीज़ होता रहा। तो ये अफेक्ट जो ऊपर हो रहा है बारिशें, वो पंजाब पे, मैदानी इलाकों पे कितनी पड़ेंगी? देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो कच्चे का इलाका होता है दैट इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ रिवर, अगर वहाँ पे कटाव होता है तो एक मामूल की बात है। उसमें अगर जो लोग उन इलाकों में, कच्चे के इलाकों में काश्तकारी करते हैं उनको पता होता है कि जब ये मानसून का सीज़न आता है, जब फ्लो बढ़ता है तो इस किस्म के कटाव होते हैं। तो आने वाले दिनों में भी जी
23 जुलाई तक जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिश है, जबकि 20 से 24 जुलाई तक जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, खास तौर पर नूरपुर, थल, बखर, मियांवाली, लिया, बहावलपुर, बहावलनगर, डीजी खान, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, उसके साथ कोट अद्दू, रहीमयार खान और राजनपुर के इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ हो सकती है, जिसमें चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश के इम्कान भी रहेंगे। ठीक है अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत सारे जो हैं उनके काम आने वाली है। लोगों से बस यही गुजारिश है कि ख़ास करके ये वक्त नहीं है अपर एरियाज़ में जाने का, बहुत बारिशें हो रही हैं, उसकी वजह से आप चूँकि इक्विप नहीं होते हैं इलाके के महले वकूफ़ की वजह से, तो आपको नुकसान हो सकता है। और दुआ करते रहें इन लोगों के लिए, ख़ास करके जो अपर एरियाज़ में रहते हैं, कि उनको बारिश से कम नुकसान हो। इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक। सी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गुज़िश्ता हफ्ते एक बहुत ही भयानक जो मामला उठा था HIV का, बच्चों के केसेस का, उस हवाले से हमने शो में एक सेगमेंट किया था जिसमें साबिक ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी काफ़ी रेवलेशंस की थी। अब इस तनाजुर में जो है वो महकमा सेहत की जानिब से अब एक नई बहस छिड़ी है और दोबारा से इसके अंदर जो है वो तहकीकात करने का फ़ैसला किया गया है। और सेक्रेटरी हेल्थ ने ये एक लेटर भी जारी किया है जिसमें तमाम इदारों को, मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की गई हैं कि आखिर ये मामला क्या है, इसमें जो है वो तहकीकात की जाए। अब एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, अब इसमें एक और चीज़ ये सामने आ गई है कि ड्रैप ने जो पाबंदी लगाई है 10cc सिरिंजेस पे, पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये मुतालबा किया है कि बच्चों और नौज़ायदा मरीज़ों के इलाज में जो इस्तेमाल होती हैं 10cc सिरिंज, इनको इन पे पाबंदी है, इसको मुस्तस्ना करार दिया जाए। एब्सोल्युटली। उनका मौक़िफ़ एक्चुअली ये है कि जो न्योनेटल होते हैं या जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, जब वो क्रिटिकल कंडीशंस में जाते हैं तो ज़्यादातर उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो कैनोला के ज़रिए, ड्रिप्स के ज़रिए दी जाती हैं और फिर मुख्तलिफ दवाइयों को मिलाकर फिर एक डोज़ बनाई जाती है। और ये मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह की जो सिरिंजेस हैं जो कि लॉक हो जाती हैं और जिनकी कैपेसिटी 10cc से कम है, वो इसमें यूज़ हो सके। उनका एक और जो एक और अहम मसला जो उन्होंने उठाया है और वो ये है कि वो बच्चे जो कि ICU में या इंतहाई निगहदाश्त में होते हैं, उनको खाना वगैरह जो देना होता है, ग़िज़ा देना या डोज देना, वो भी इन्हीं सिरिंजेस की वजह से दी जाती है, के ज़रिए दी जाती है। और इसकी वजह से अगर आप 10cc पर एक ओवर देते हैं तो उसकी वजह से इन बच्चों को ख़ास करके बहुत नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानलेवा भी हो सकती हैं उन बच्चों के लिए। तो ये कितना संगीन मसला है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद खालिद शफी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सदर है पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन की और आपने ये ख़त भी लिखा है और अपना कंसर्न भी जाहिर किया है। डॉक्टर साहब सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ऑब्वियसली HIV का एक बड़ा मसला है और जिस तौर से पाकिस्तान में ख़ास करके हम सिंध में बच्चों में तेज़ी से इस HIV को फैलते हुए देख रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ड्रैप ने ये फैसला कर लिया है। ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरह से ये नौज़ायदा बच्चों की ज़िंदगियों में, उनके इलाज में एक यूँ कह ले कि ऑब्स्ट्रक्शन है और मुश्किल पेश कर रहा है। इसके अंदर ये जो HIV का स्प्रेड है, ये इंतहाई ऐसी चीज़ है जो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और इसको रोकना चाहिए हर कीमत पे। क्योंकि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता हज़ारों लाखों बच्चे एक ऐसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाएं जिसका इलाज इंतहाई मुश्किल है, उनकी ज़िंदगी भी मिजरेबल बन जाए। तो इसमें तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है कि तमाम मेजर्स जो मुमकिन हो और जिनका फ़ायदा हो वो लेने चाहिए। अब जहाँ तक सिरिंजेस का ताल्लुक है, तो पहली बात है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना फ़ाल होना चाहिए कि किसी को ये इजाज़त ना दी जाए, किसी की जुर्रत ना हो कि सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल करे या मिसयूज़ करे। अब ब्लैंकेट हर चीज़ पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं है। 10cc की सिरिंज का मसला मैंने इसलिए उठाया है कि ये बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है जहाँ पर ऑटो लॉक होने वाली सिरिंज इस्तेमाल नहीं हो सकती। खास तौर पे अभी आपने भी जिक्र कर दिया है कि जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनको मेडिसिन मिक्स करनी होती है, डोजेस बनानी होती हैं और उनको जब कोई एनजी डाली जाती है, ट्यूब से फीड देनी होती है, उनके स्टमक के कंटेंट्स निकालने होते हैं, पेट की सफाई करनी होती है, तो ये ट्यूब जरूरी है। इसके लिए बड़ों में तो एक 50cc की कैथेटर ट्यूब आती है जिसमें सिरिंज की नीडल नहीं होती, लेकिन बच्चों में 10cc की पाकिस्तान में ऐसी कोई ट्यूब अभी तक सिरिंज दस्तयाब नहीं है। तो हमारा मुतालबा ये है ड्रैप से कि इस मामले को माहिरीन के साथ मिलकर बैठ के देखें
और वो पाबंदियां लगाए जिससे HIV की रोकथाम हो और बच्चों की हेल्थ जो हम केयर करते हैं हॉस्पिटल में उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। अच्छा, डॉक्टर साहब इसमें मेरी रहनुमाई कीजिएगा। ये जो HIV के केसेस आए थे, ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन एरिया में आए थे, जो वलीका हॉस्पिटल के आए थे, राइट? अब आप कह रहे हैं कि जो ब्लैंकेट एक आपने पाबंदी लगा दी, वो इस मसले का हल नहीं है। तो इस मसले का हल क्या हो सकता था? क्योंकि ये मसला कंट्रोल तो किया जा सकता है। हमें ये पता है कि केसेस कहाँ से आ रहे हैं, जब हमें ये पता है कि केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट कहाँ से हो रहे हैं, किस जगह से हो रहे हैं, तो ये कंट्रोल वैसे नहीं किया जा सकता था। सो माय क्वेश्चन इज कि ये मामला क्या ब्लैंकेट कवर से ठीक हो जाएगा या फिर हमें टारगेटेड इस पे ऑपरेशन करना चाहिए था रादर देन एक पूरा बैन लगा दें? देखिए जी, ये मसला सिर्फ वलीका कुलसुम वलीका हॉस्पिटल कराची का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। सिंध के बहुत सारे शहरों में केसेस हजारों की तादाद में रिपोर्ट हुए हैं, पंजाब के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस्लामाबाद से भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चों में यह मर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों का तर्ज जिंदगी है उससे ये मर्ज जो है ना नहीं फैल सकता उनमें। सिर्फ उस सूरत में फैलेगा अगर बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा जो HIV ज्यादा हो, या फिर बच्चों को आलूदा सिरिंज लगाई जाएगी, या कोई और तरीका है जो अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये बच्चों की बीमारी एज सच नहीं है। ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है और सबसे पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी इस वक्त हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी ये होनी चाहिए। और सिर्फ ये एक अस्पताल का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिस हैं, जो हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल के बाहर, क्लिनिक्स में डॉक्टर्स और जो डॉक्टर्स नहीं है, बहुत सारे तो प्रैक्टिस, बहुत सारे ज्यादातर तो लोग इसमें वो इन्वॉल्व है जो डॉक्टर्स नहीं है। तो ये हेल्थ केयर हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल की जो तरीकेकार हैं ये इतने अच्छे होने चाहिए कि ये क्या कोई और बीमारी भी एक मरीज से दूसरे मरीज को ना लगे। तो ये नेशनल लेवल का मसला है, सूबाई या एक अस्पताल का हरगिज मसला नहीं है। ऑपरेशन टारगेटेड भी होना चाहिए, ब्लैंकेट ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है। हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को ऐसा फाल बनाना चाहिए कि यहाँ पर हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, रीयूज ना करें किसी ऐसी चीज को जिसकी इजाजत साइंस नहीं देती। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस पे कितना जो है वजह ये भी है कि हमारे पास उतना मवाद होता ही नहीं है मौजूद, या इसमें सिर्फ 2 नंबरी है। कह लीजिए कि जैसे अब 10cc सिरिंजेस हैं, क्या गवर्नमेंट लेवल पर इतनी सिरिंजेस दी जाएंगी कि एक दफ़ा सिरिंज डोज ली और वो लॉक हो गई और फिर उसके बाद नई सिरिंज निकाल ली और नई सिरिंज का इस्तेमाल कर लिया? क्या हम ये कर सकते हैं? इतना स्टॉक हमारे पास मौजूद होता है? देखिए जी, ये बस में ये सब 2 नंबरी है, ऐसी हरगिज बात नहीं है। हमारे जो अभी हेल्थ के जो इतने वसाइल हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर हम बेहतर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपनी प्रैक्टिस ही सही करनी होगी, हमें कानून पर अमल दरामद करना होगा और करवाना होगा। तमाम हॉस्पिटल, तमाम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तमाम लोग जो हेल्थ प्रोवाइड करते हैं क्लिनिक्स पे और जहां पर भी और बहुत सारी चीजें हैं जहां से ये बीमारी फैलती है, वहां पर जो हेल्थ के जो इंटरनेशनल तरीकेकार है इन्फेक्शन कंट्रोल के, उनको अप्लाई करना चाहिए। जहां तक इसका सवाल है, जाहिर सी बात है कि अगर लेविश सप्लाई होती है तो आसानी रहती है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस को दोबारा इस्तेमाल करें। एक सिरिंज इतनी महंगी नहीं होती है कि किसी बच्चे की जान को दांव पे लगाया जा सके। तो ये जो मैंने 10cc की सिरिंज का भी कहा है, ये भी इस्तेमाल सिर्फ एक बच्चे के लिए है जिस बच्चे में हम इस्तेमाल करते हैं। इसका हरगिज इस्तेमाल मतलब नहीं है कि एक सिरिंज को हम किसी और बच्चे पे इस्तेमाल करें। कोई भी मेडिकल की चीज आजकल, इवन थर्मोमीटर भी हर बच्चे का अलग रखा जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की, इसको हर सूरत में फॉलो करना चाहिए। बनाया डॉक्टर जाए। मोहम्मद खालिद शफी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे, फैसिलिटी है वहां पर अप्लाई किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी मौक़िफ़ सामने आया है। अब देखते हैं कि जो मामला है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हमारी मेल प्रैक्टिस हैं वो ठीक हो पाती हैं नहीं। इसके साथ ही एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है कि हम थोड़ी मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से भी आपको आगाह करें, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिनों में बहुत सी डेवलपमेंट हुई और इस डेवलपमेंट ने मार्केट को बुरी तरह से मुतासिर भी किया है। हुआ ये कि मुसलसल 9 डेज़ हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरान की तरफ अटैक्स का सिलसिला जारी है। फिर चाहे वो मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स हैं उन्हें निशाना बनाना हो, इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाना हो, और फिर ये कहना हो कि जी यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद थी इसलिए हमने इसे अटैक किया है। सेंटकॉम के मुताबिक कमांड सेंटर्स हैं, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, मिसाइल ड्रोन लॉन्च है, साइट्स हैं, इनको निशाना बनाया गया है। और ये सिलसिला अकॉर्डिंग टू ट्रंप का जो लेटेस्ट बयान है ये रुकने नहीं वाला है, इसको जारी रखा जाएगा जब तक
तक कि मुकम्मल तौर पर यह नहीं समझा जाता कि ईरान का जो दिफाई सिस्टम है और दूसरे मुल्कों को अटैक करने का सिस्टम है उसे तबाह नहीं कर दिया जाता। इन अ नटशेल, ईरान ने उर्दन के अक़बा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का भरपूर जवाब दे रहे हैं और मार्को रूबियो ने आलमी ताकतों से अपना हॉर्मुज़ की बहरी हिफाजत में किरदार अदा करने की अपील की है। मीनवाइल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये मौक़िफ़ कि ईरान को ना धमकी दी जा सकती है और ना ही लालच। दुनिया को अंदाज़ा हो गया है कि अपना हॉर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। इस करंट डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती, आप दिफाई तज़्ज़िकार हैं। खालिद साहब सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खालिद साहब, अब ये 90 दिन में दाखिल हो गई है, क्या इसका आप फ्यूचर देख रहे हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पे एक बार फिर हम देख रहे हैं कि यस यूएस अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल तो कर रहा है, साथ ही मार्को रूबियो का ये बयान कि वो बाकी दुनिया से, अगर मैं ये कहूँ कि मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई खुदा का वास्ता आप भी आगे आएँ और हॉर्मुज़ को खुलवाने में अपना किरदार अदा करें। सो अगेन यूएस एक बैकफुट पे हमें नज़र आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया फैसल और सादिया, आपने इनवाइट किया है। जी दिन ब दिन अमेरिका के अंदर ये सवाल बढ़ता जा रहा है और शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि अमेरिका ने जंग के अंदर शिरकत क्यों की, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा था कि पिछले साल जो जून में हमला किया था कि न्यूक्लियर उनका जो एनरिचमेंट प्रोग्राम यानी नामो निशान मिटा दिया है। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कहा कि हमारे अमेरिका के लोग तो एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं करते स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, तो अगर ये नहीं करते और न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अब ऑब्लिटरेट हो गया था तो फिर दोबारा जंग क्यों हुई, और दोबारा हुई है तो फिर अमेरिकन क्यों इतनी प्राइस दे रहे हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा। अब इस वक्त गेम ऑफ नर्व्स इसलिए है कि ईरान समझता है कि जितना ज़्यादा वो सस्टेन करेगा खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल, उतनी ही उनकी बारगेनिंग लीवरेज ज़्यादा होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हम सब जान चुके हैं, कई दफ़ा बात हुई है कि कितना सेंसिटिव है, एक न्यू फाउंड रियलिटी ज़रूर है, लेकिन मुझे लगा है कि जब मैं कल थोड़ा सा इसको स्टडी कर रहा था तो मुझे अब लगा है कि अमेरिका ने जिस तरह एक्ट किया सून आफ्टर द MOU, एक तो प्रेशर बहुत था उसके ऊपर अमेरिका का और इसराइल का, नेतन्याहू का, कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ डील की है, इसमें तो इस तरह की आगे आने वाले वक्तों में तो ईरान को आप बहुत ज़्यादा शय दे देंगे। तो फिर आपको नोट किया होगा कि अमेरिका ने वादे के मुताबिक पहले 36 बिलियन कंपनसेशन से शुरू किया, फिर 24 कहा, फिर 12 कहा, फिर उस पे खिलाफी बातें कर। एक और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और JD वैंस ने मुख्तलिफ मौक़ों पर यह कहा था कि जब बाकी मुल्क जो है मिसाइल रख सकते हैं तो हम ईरान को कैसे मना करें। तो उससे ईरान को बड़ा हौसला हुआ कि मेरी एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी आ रही है, लेकिन फिर मार्को रूबियो ने कहा कि हम किसी सूरत ये इजाज़त नहीं देंगे। ये आप दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ईरान को लगा कि ये गुड कप बैड कप मेरे साथ हो रहा है, कि एक मुझे इंसेंटिव देता है, दूसरा उसको कटेल करता है। फिर एक और उनकी स्ट्रैटेजी आप देखें, जो अमेरिका ने कहा, जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि जो ही सीज फायर हुआ और उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगी, तो अमेरिका ने सारे जहाज़ों को इनकरेज किया कि वो अलोंग द सदर्न कोस्ट, यानी जो ओमान की साइड लगती है, उसको हगिंग द कोस्ट सारे शिप्स गुजारें। अमेरिका चाहता था कि एक न्यू नॉर्मल बना ले ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ कल को वो बंद हो या ना हो। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो सदर्न पार्ट है, जो हिस्सा बनता है ओमान का, वहां से शिप गुजारे। लेकिन ईरान ने ये ऑब्लिगेटरी समझा कि अगर ये पार्शियल रास्ता खुल गया तो मेरी बारगेनिंग लीवरेज खत्म हो जाएगी। तो ये सारा हम जब देखते हैं तो हमें विजुलाइज होता है। अब ऑन टॉप ऑफ दैट आखिरी बात इस पे ऐड करें, जनाजा जो तकरीबन मुख्तलिफ आरा के मुताबिक मिलियंस ऑफ लोग मौजूद थे, सारी दुनिया ने देखा, वो मुश्तबा खामनाई पर बहुत प्रेशर होगा एज ए लीडर, और IRGC पर भी होगा जिन्होंने न्यू फाउंड जंग जीती है। तो अब लोगों का जो गुस्सा और एंगर वो कन्वर्ट हुआ है, और हमें ये क्वेश्चन के साथ बात रखनी चाहिए जहन में कि आयतुल्लाह खामनाई का 37 साल से जो सरबराही थी, उसकी एक अपनी लेजिटिमेसी थी और उनका फतवा भी था न्यूक्लियर के खिलाफ। लेकिन मुश्तबा खामनाई ने अर्न करनी है लेजिटिमेसी। अभी तो वालिद की सक्सेशन में बन गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दुनिया के फैसले नहीं दिए, तो उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है लेजिटिमेसी को कन्वर्ट करने के लिए इस सारी जंग को फॉर द वैल्यू ऑफ ईरान। तो आई थिंक ये डाइवर्जेंट इंटरेस्ट चल रहे हैं। और आखिरी मैं करके फिर आगे बंद करता हूँ जी, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगता है कि मैंने अब अपनी लेगेसी ये छोड़ी तो मुझे अच्छे लफ्जों में याद नहीं रखा जाएगा, और ईरान समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है और अभी इसको और ज्यादा एस्केलेट करके अपनी फेवरेबल किया जाए। राइट खालिद साहब, इसकी बहुत सारे लोग हैं और बहुत हल्के हैं, इसकी असल वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेबल पे डील मौजूद थी, दोनों तरफ से हम देख रहे थे कि कुछ जगहों पर ठीक है एक अकड़ थी, कुछ जगहों पर बेंड डाउन भी हो रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब खामनाई के फ्यूनरल का हमने देखा कि सारे मामलात होने लगे,
तो अमेरिका की जानिब से थ्रेट्स का सिलसिला तेज़ हो गया कि हम इस फ्यूनरल की तकरीबात को भी निशाना बना सकते हैं। कुवैत की वेसल पर ईरान का हमला करना एक तरफ है, वो बाद में हुआ, लेकिन थ्रेट्स उससे पहले ही शुरू हो गए थे। किस हद तक आप मेरी इस थ्योरी से या लोगों की इस थ्योरी से अग्री करते हैं कि अमेरिका ऐसे लग रहा था कि जैसे टेबल पर आकर भी ये जंग हार गया है, अमेरिका कुछ लेकर नहीं जा रहा, अमेरिका सिर्फ दे के जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ये नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हो गया कि हम ईरान को नुकसान पहुंचा सकते थे, हमने तहम्मुल से काम लिया और यहां से हम डील वापस करना चाहते हैं। है कि अमेरिकन जो परसेप्शन बना इन जनरल और प्रेसिडेंट ट्रंप का खास तौर पर जो एमओयू के बाद इवन 40 दिन जो जंग हुई और उसके अंदर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अमेरिका ने हासिल नहीं किए, उसके मुताबिक एक परसेप्शन ग्लोबल बिल्ड हो गई थी कि ऑल्दो अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, लेकिन अमेरिका ईरान जैसे मुल्क को भी अर्जेर नहीं कर सका। फिर एक और शय भी ज़हन में रखिएगा कि चीन और रूस भी एक किस्म के फेस्टिवल मोड में लगते थे कि ऐसा मुल्क जो छोटा सा 47 सालों से सैंक्शंस में है, उसने अमेरिका को इतना ज़बरदस्त इफेक्टिवली इंगेज किया हुआ है और अपनी डिक्टेशन नहीं ले रहा, तो एक अमेरिका के लिए वो एम्बैरेसमेंट थी। अब जब एमओयू हो जाता है तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ऐड करें वो एम्बैरेसमेंट जो प्रेसिडेंट ट्रंप को उस वक्त हुई जब नेतन्याहू ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये डिफीटेड कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म का ये एमओयू है और आगे आने वाले वक्तों में जो एग्रीमेंट होगा वो कैसा होगा। फिर ज़ायनिस्ट लॉबी ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, ऑयल प्राइसेस, स्टॉक एक्सचेंजेस जो सारी वेरिएशन आ रही थी, सारी दुनिया प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्लेम करती थी। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये एहसास दिलवाया गया कि आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं, 50,000 सोल्जर अभी भी आपके इस एरिया में मौजूद हैं, आपने इतने पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये मुआहदा क्यों किया, जिसके अंदर पहले पैराग्राफ में 3 जगह लेबनान का जिक्र है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ने रीविजिट किया कि अच्छा अगर हम कमजोरी का साइन है तो हम दोबारा एस्केलेशन लेडर पे जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ईरान ने भी यही समझा कि ये हर 2 साल बाद या 5 साल बाद इस तरह की तबाही, तकरीबन 20,000 टारगेट्स जिनको निशाना बनाया गया है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं ले सकता। और ऐसा अनपॉपुलर और रिलेटिवली कमजोर प्रेसिडेंट ईरान को आने वाले वक्तों में ना पहले मिला 47 साल में कोई, और ना आइंदा मिलेगा कोई। तो ईरान चाहता है कि इसमें वैल्यू ऐड करके जो बेस्ट बार्गेन ली जा सके। तो आई थिंक दोनों तरफ से एक जिसको कहते हैं ना सेल्फ इम्पोज्ड कॉन्फिडेंस भी है और दोनों रेट भी कायम करना चाहते हैं अपने। सर, लेटेस्ट जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है, उनका ये कहना है कि नेगोशिएशंस दोबारा उसी वक्त शुरू होंगी जब ईरान का मिलिटरीली अपर हैंड तेहरान जो है सिक्योर उसको कर लेगा। और कितना अपर हैंड तेहरान मजीद एक्वायर करना चाह रहा है? देखिए, देयर इज़ नो डायरेक्ट अटैक ऑन यूएस। तो इस बयान से हम क्या यही समझें कि खित्ते में जितने भी दीगर ममालिक हैं, वहाँ पे जितने भी यूएस इंस्टॉलेशंस हैं, उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, दैट्स अपर हैंड तेहरान का, या फिर व्हाट एल्स जो अचीव करना चाह रहा है मिलिटरीली तेहरान? फैसल, देखिए, तेहरान ने बुनियादी तौर पर अपनी रीच भी दिखाई, इजराइल तक पहुंच के बड़े इफेक्टिव उसने बॉम्बिंग की, और खास तौर पर मई 2025 की निस्बत 2026 में जो हुई है जंग, ये कहीं ज्यादा फार मोर लीथल भी थी, डिस्ट्रक्टिव भी थी, एक्यूरेट भी थी। लास्ट टाइम इन्होंने बड़ी सिलेक्टिव की थी, इसमें कोई शक नहीं, और रिलेटिवली उन्होंने डिसेप्शन प्लान वो और था, लेकिन इस दफा उन्होंने एक मैनिफेस्ट किया। फिर जो रीजनलाइज जंग की आयतुल्लाह खामनेई ने भी यही कहा था, उसकी इफेक्टिवनेस सबने देख ली। बुनियादी तौर पर इस वक्त डिलेमा में है मिडिल ईस्ट भी, जो ममालिक हैं जीसीसी, और अरब ममालिक भी, और ईरान भी है। देखिए, ईरान बुनियादी तौर पर चाहता है कि इतनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करे इन मुल्कों पर कि ये अमेरिका को निकालें, लेकिन मेरा ख्याल है ईरान अपनी स्ट्रैटेजी का एक काउंटर स्ट्रैटेजी भी कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप जितना इन मुल्कों को इनसिक्योर करेंगे, अरब ममालिक को, और ईरान की डोमिनेंस जितनी ज्यादा होगी, वो अरब ममालिक नहीं चाहेंगे कि एक हमें अमेरिका को भेज दें, उसके बाद हम एक डोमिनेंस ईरान की कबूल कर लें। लेकिन एक और तरफ भी क्वेश्चन है कि अगर ये ममालिक चाहें कि ईरान बहुत कमजोर हो जाए, तो उनको पता है ये वैक्यूम इसराइल फिल करेगा इस एरिया में आके। खास तौर पर आपने मिडल ईस्ट के ममालिक के अंदर यूएई और दूसरे मुल्कों के अंदर जो डाइवर्जेंस देखी है, खास तौर पर इन फेवर ऑफ इसराइल, वो भी अरब मुल्कों के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो आई थिंक रिएक्शन डिलेमा में इस वक्त मिडल ईस्ट के ममालिक भी हैं। ईरान इसलिए है कि एस्केलेट करके गेन करे, या अपने आप की जो बची खुची है वो भी तबाही करवा ले। प्रेसिडेंट ट्रंप रिएक्शन डिलेमा में ये है कि अगर मैं एस्केलेट करता हूँ, इलेक्शन आ जाएंगे और बड़ी मोस्टली अनपॉपुलर जंग है, और खासतौर पर अमेरिकन इफेक्ट भी नहीं हो रहे, तो उसकी प्राइस शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद देनी पड़े। तो तीनों साइडों की अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस भी है, चैलेंजेस भी हैं और डिलेमास भी हैं। राइट।
और आखिर में मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि ये कहानी कहाँ पर आकर रुकती है। यानी हम देख रहे हैं कि ईरान हार तो नहीं मानेगा, अगर वो हार मानेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए फ्यूचर में थ्रेट्स बढ़ जाएंगे। तो ईरान चाहेगा कि एक गारंटी रहे, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे टोल हासिल करने की रजामंदी ले लेना सब ममालिक से ही उसकी रजामंदी है, क्योंकि उसे उसकी गारंटी है, क्योंकि उसे फिर ये श्योरिटी मिल जाएगी कि आइंदा अगर ऐसा कोई अटैक हुआ तो सबको पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में क्या होना है। सो क्या ये कहानी अब टोल पर आकर रुकेगी? सादिया, देखिए, जिन दिनों ये शिपमेंट चल रही थी और आपको याद होगा ईरान ने $2 मिलियन पर शिप लेना शुरू कर दिए थे, उन दिनों में तकरीबन 50 बहरी जहाज गुजर रहे थे मुख्तलिफ कार्गो शिप्स और ऑयल के साथ। 50 को अगर आप रोजाना की बुनियाद पर मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन $100 मिलियन ईरान रोजाना कमाना शुरू हो गया था। अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाए थ्योरेटिकली कि 120-25 जो नॉर्मल जंग से पहले थे, अगर 50 पे भी मैं कैलकुलेट करूं तो साल में तकरीबन $36 बिलियन का प्रॉफिट बनता है ईरान के लिए। ईरान को एक तो इकोनॉमिकल इंसेंटिव जरूर लगता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो अगर ये परमानेंट हो जाए। दूसरा, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बफर जोन के तौर पर यूज करना चाहता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। वो समझता है कि तमाम ट्रैफिक जितनी मेरी सर्विलेंस और मेरी मंजूरी से गुजरनी चाहिए। अभी भी जो शिपमेंट गुजर रही है ईरान उसका डाटा लेता है, उसके क्रू की तादाद लेता है, नेशनैलिटी मांगता है, वैल्यू ऑफ द कार्गो मांगता है। तो ये सारा करने के बाद अगर वो नॉर्मल कर भी लेता है, लेकिन एक और जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि तमाम दुनिया फिर इसके लिए तैयार हो जाए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को मान जाती है कि टोल लग जाए, फिर बाबुल मंदब पर भी हो सकता है, फिर मलाका में भी हो सकता है, फिर और जगहों पर भी दुनिया हो सकता है। तो दुनिया लिटरली हॉस्टेज बन जाएगी और गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। Right. Then at the end of the day, my question is, ये कहानी कहाँ आके रुकती है? Where is it going to be more suitable for Iran? या फिर अमेरिका के लिए? हाँ, इसमें मेरा ये भी शामिल कर लें कि क्या ये कहानी रुकेगी, अमरीकी इंतखाबात पर रुक जाएगी? जी फैसल, पहले आपकी बात का जवाब दे। तो देखा, मेरा ख्याल ये है कि ईरान की स्ट्रैटेजी यही है कि इसको ड्रैग किया जाए इलेक्शन तक, क्योंकि ईरान समझता है कि अब मीटिंग और डिस्ट्रक्शन तो वो सारी करवा चुका है, उनके पास तो अब तबाह करवाने के लिए बिल्डिंगें ऑफर करने के लिए बची नहीं है। तो ईरान समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को वीक करके इनको इलेक्शन में शिकस्त हो। वहां पे वो नेतन्याहू का भी ये चाह रहा है कि वो तो वैसे ही महीना पहले इलेक्शन है, वो चाहता है कि दोनों ये जो अपने अपने लीडर्स हैं अपने अपने मुल्क में ना रहें, तो एक विक्ट्री का भी आएगा कि लोगों ने नापसंद किया, उनके अपने लोगों ने ईरान को विक्टोरियस अपने आप को साबित, और एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी ईरान की ये बढ़ जाएगी कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन कहां तक बढ़ेगी? देखिए, अमेरिका ने ब्रिज करना था ट्रस्ट डेफिसिट, अमेरिका ने कभी नहीं किया। अमेरिका ने, चले मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, JCPOA 2015 दिसंबर में जब हुआ था तो ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर रिच प्रोग्राम अपना मटेरियल दिया था। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था, जब दे दिया था वॉलंटरली तो सैंक्शंस उठनी थी, वो सैंक्शंस नहीं उठी। तो इसका मतलब है अमेरिका ने उस वक्त भी 2015 में भी सैंक्शंस भी नहीं उठी। इंटरम एग्रीमेंट और फाइनल एग्रीमेंट के दरमियान 25 महीने लगे थे, नवंबर 2013 से लेकर दिसंबर 2015 तक 25 महीने वो इंटरम हुआ, और सिर्फ 36 महीने बाद उसके अमल दरामद के प्रेसिडेंट ट्रंप ने आकर 2018 में उसको रिवोक कर दिया। तो ये तो अमेरिका का अपना रिकॉर्ड है। तो ईरान समझता है कि ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका की तरफ से है, हमने कॉज नहीं किया। मेरा ख्याल ये था कि अगर अमेरिका ट्रस्ट बिल्ड करे किसी तरीके से, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट टेकन। खालिद साहब, थैंक यू सो मच। खालिद शुशिता हमारे साथ आप मौजूद थे और इस डेवलपमेंट पर आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब जो डेवलपमेंट है, जाहिर सी बात है उसकी वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस पे डायरेक्ट उसका अफेक्ट पड़ रहा है, तो पाकिस्तान में भी बहुत अफेक्ट पड़ा है। पाकिस्तान ने इसको टैकल करने के लिए एक नया फार्मूला अपनाया है, और वो ये कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के पेश नज़र अब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतें मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। पहले ये हफ्तावार होता था सादिया, ठीक है, पहले ये हफ्तावार, वैसे उसका बड़ा एग्जाम, पहले हम 15 दिन में कर रहे थे, फिर ये सूरत हाल ख़राब हुई तो हम हफ्तावार कर रहे थे, फिर प्रेशर बढ़ा तो फिर अब इसको डेली बेसिस पे किया जा रहा है। तो एनीवेज, ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने रोज़ाना कीमतों के निज़ाम को मुस्तरद करते हुए एहतजाज पर गौर शुरू कर दिया है, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना कीमतों में तब्दीली से सार्फिन, ट्रांसपोर्ट और महंगाई पर बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। तो एक तरफ एक मार्केट है जो कि ये कहती है कि ठीक है, आप पूरी मार्केट को डीरेगुलराइज करें और जो सूरत हाल बनती है उसको डायरेक्टली आवाम के ऊपर कन्वर्ट करें, और एक सूरत हाल ये है कि जिस पर जब उसको डीरेगुलराइज किया जा रहा है तो लोगों को इस पर तशवीश है और वो ये समझते हैं कि इसको मजीद ऐसे नहीं चलना चाहिए। नदीम अख्तर अराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं कैरियर एसोसिएशन के। नदीम साहब, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये एक रिजर्वेशन हमारे सामने आई है, हम तो समझ रहे थे कि हर कोई यही चाह रहा है कि मार्केट को डीरेगुलराइज करें ताकि खुद तयन हो सके कि असल कीमतें क्या होनी चाहिए। अब ऐसे में क्या नुकसान हो रहा है?
बहुत शुक्रिया जी, आपने ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे इनवाइट किया। मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तानी अवाम को और हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह ये रोज़ाना की बुनियाद पे डीज़ल की कीमतों के तयन की बात कर रहे हैं, इससे कारोबार जारी रखना एक दिन के लिए भी मुमकिन नहीं है। अगर मैं अपनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करूँ तो हमारी एक गाड़ी कराची से लाहौर जाती है और लाहौर से वापस आती है, 8 दिन का चक्कर होता है। हम जब गाड़ी को लोड करवाते हैं तो उस वक़्त हम जो मार्केट के अंदर डीजल की प्राइस होती है और उसके मुताबिक हम उस गाड़ी के साथ रेट तय करते हैं। अब अगर ये गाड़ी यहाँ से निकलती है और दूसरे दिन हैदराबाद डीजल की कीमत कुछ और हो जाती है, तो बताएं हम उस गाड़ी के साथ किस तरह मामलात को तय करेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। जो इस वक्त हुकूमत ने ये पॉलिसी की है, अगर ये इसको वापस नहीं करते हैं तो हमने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बता दिया कि पाकिस्तान भर की ट्रांसपोर्ट जो है वो खड़ी कर दी जाएगी और हम इस हालात में कारोबार जारी रखने के काबिल नहीं है। तो फिर नदीम साहब, ये जो आप बयान कर रहे हैं, ये हुकूमत तक पहुंचा दिया है आपने, और क्या हुकूमत ने इस पे कोई रिएक्शन दिया है अब तक? देखें, बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमतें ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करती हैं और मुतल्लिका लोगों से कभी भी किसी भी पॉलिसी को बनाते हुए ना तो उनसे रब्ता किया जाता है और ना ही उनके मशवरे को लिया जाता है। हमने फौरी तौर पर हुकूमत को अपने खत भेज दिए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बता दिया है कि खुदारा इस मुल्क के हाल पे रहम करें, हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मईशत हमारी दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारे जितने सरमायादार जो पाकिस्तान से बाहर जा सकते थे वो सब चले गए हैं। लिहाजा जो यहाँ रह गए हैं उन्हें जीने का हक दें और अपने इस फैसले को फौरी तौर पर रिव्यू करें। अच्छा नदीम साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। हम गुड्स कैरियर की अगर सिर्फ बात ना करें, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की अगर बात भी करें, एक आम तासुर ये है कि जब कीमतें सस्ती से महंगी होती हैं तो आप लोग भी किराया जो है वो महंगे करते हैं, लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है तो फिर ये मामला जो है वो उस तरीके से ट्रिकल डाउन नहीं होते। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जी डेली तयन से ये होगा कि जो डेली ऊपर नीचे अगर वो ज़्यादा बढ़ रहा है तो आवाम पे आएगा, अगर कम हो रहा है तो उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचेगा। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि मार्केट में जो डीजल की प्राइस बढ़ने के बाद जो रेट्स बढ़ते हैं, अशिया खुर्दोनोश के रेट्स बढ़ते हैं, बाकी जिस चीज़ के भी रेट्स बढ़ते हैं, वो वापस उस हिसाब से नहीं आते। उसकी वजह ये है कि आपकी हुकूमत का कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। अगर कमिश्नर कराची की बात करें या किसी भी जगह की डीसी की बात करें, जब वो रेटों का तयन करते हैं, आप देखें वो रेट वो होते ही नहीं है जो मार्केट के अंदर काबिल अमल हो। और अगर हमारे किरायों की बात करते हैं तो बिल्कुल हमारे किराए वापस आते हैं। जैसे मैं आज आपको बताऊं कि अभी जब डीजल की कीमत वापस कम हुई थी तो हमारे किरायों में 1.5 लाख रुपए तक का फर्क आ गया था। लेकिन ओवरऑल जैसे मिनी बसेस के किराए हैं, बसों के किराए हैं, उसके अंदर उस तरीके से कमी नहीं वाक़या होती जिस तरीके से होता है, उसके अंदर फ़र्क आता है और वही आवाम जो है उसको लेके बैठती है और उस पर बात करती है। ठीक है नदीम साहब, एक मेरा सवाल ये है कि अभी जब से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इस तरह की अनसर्टन हुई है तो हमने देखा कि हुकूमत हफ्ते बाद पेट्रोल की प्राइसेस में या पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस में उसको रिवाइज कर रही थी, रिव्यू कर रही थी। तो आप लोगों का मैकेनिज्म कैसे चल रहा था? जब 15 दिन बाद रिवाइज हो रही थी तो आपका मैकेनिज्म कैसे चल रहा था? और ये एक दिन में रिवाइज होने से किस तरह से अफेक्ट करती है? यानी आप हफ्तावार तब्दील करते थे प्राइसेस इससे पहले? जी मैं आपको बताऊं, देखें, आप और हम सब पाकिस्तानी हैं और हम समझते हैं सबसे पहली सोच हमारी पाकिस्तान की होनी चाहिए, उसके बाद अपनी ज़ात और दीगर चीज़ें होती हैं। जब मशरिक़ वस्ता की बात आई और फौरी तौर पर डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ तो हमने कोई हड़ताल, कोई एहतजाज नहीं किया। तमाम एसोसिएशनों ने अपने लोगों के साथ कंसल्ट किया, उन्हें समझाया कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, अगर कहीं कोई नुकसान भी होता है। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं, मेरा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस सारे काम में, हमने उसको अकोमोडेट किया। लेकिन अगर आप इस तरीके से रोजाना की बुनियाद पर चीजों को सेटल करने की बात करेंगे, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, ये कारोबार करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है सर, कोई वजह हो सकती है ना उसके पीछे? जैसे मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या मुश्किल आएगी आपको कि अगर रात में कोई रेट रिवाइज होता है तो सुबह में आप उसे ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह जैसे हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी जाहिर है कि गुड्स कैरियर वाले होंगे, इंडिया में भी गुड्स कैरियर वाले होंगे, वहां पर भी डेली रिव्यू किया जा रहा होता है पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस को। तो वो किस तरह से काम करते हैं जो हम पाकिस्तान में नहीं अप्लाई कर सकते? हिच क्या है? जी देखें, मैं बताता हूँ। अगर आप मुझसे सिर्फ गुड्स के हवाले से बात करेंगी तो मैं आपको उसकी बहुत आसान सी लॉजिक समझा देता हूँ। हम आज जो गाड़ी हम लगाएंगे वो डीजल की जो प्राइस होगी मार्केट में उसी हिसाब से रेट खुलेगा। हम गाड़ी वाले से जब ये रेट तय कर देंगे और वो गाड़ी यहाँ से जब निकलेगी और सखर जाएगी और पता लगेगा उसमें 35 रुपए का इजाफा हो गया तो वो गाड़ी वहीं खड़ी कर देगा।
वो कहेगा जी मैं अब जिस डीजल की प्राइस पे कराची से निकला था यहाँ तो हुकूमत ने 35 रुपए बढ़ा दिए, और उसके बाद वो लाहौर जाएगा पता लगेगा फिर 15 रुपए बढ़ा दिए। यहाँ देखे ना आपकी हुकूमत की बढ़ाने की जो पॉलिसी है वो रुपयों में है, यानी 35 रुपए बढ़ा देना, 40 रुपए बढ़ा देना। दुनिया में जहाँ कहीं यूरोप की मिसाल आप ले लें, इंग्लैंड की मिसाल ले लें, वहाँ पैसों में रेट बढ़ता है और पैसों में कम होता है। कहीं भी इस तरह नहीं होता कि 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए बढ़ा दिए जाएं। तो आपको ये नहीं महसूस होता कि जब ये प्राइस कम होगी, जैसे अभी 84 रुपए यकमुश्त डीजल पे कम किए गए थे, जब ईरान को हमने देखा था कि सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उसका भी तो फायदा पहुंचेगा ना फिर आपको? जी देखें, जब वो रेट बढ़े थे और जब फौरी तौर पे 84 रुपए कम हुए, हमारी मार्केट में 1.5 लाख रुपए का फर्क आया था, यानी 1.5 लाख रुपए किराया कम हो गया था। ऐसा नहीं कि किराए वही रहे थे। तो उसका नुकसान हुआ था, फायदा नहीं हुआ था आपको? नहीं, देखें, जब डीजल बढ़ा था हमने उसके प्राइस बढ़ाए थे, और उसके बाद जब वो कम हुआ तो हमने उसको वापस कम किए। लेकिन जिन लोगों के सालाना एग्रीमेंट है, सालाना कंपनियों के साथ एग्रीमेंट है, वो कंपनीज बिल्कुल रिव्यू नहीं करती डीजल की प्राइस के ऊपर, जिसकी वजह से सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग एतराज़ कर रहे हैं हुकूमत उस पर कोई जवाब दे। बहुत शुक्रिया नदीम अख्तर आरआई साहब हमारे साथ आप मौजूद। हुकूमत जो ये नया निज़ाम लाई है अली परवेज़ मलिक के हिसाब से तो ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन अब ये जो एतराज़ात आ रहे हैं हुकूमत उसको कैसे एड्रेस करती है इसको देखना होगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची की एक पहचान, तारीख और तहजीब की अलामत समझा जाता है एम्प्रेस मार्केट। उसको एक नए अंदाज के साथ शहरियों के सामने पेश किया गया है। तज़ीम आराइश और बहाली के बाद उस तारीखी इमारत की क्या शक्ल निकली है, क्या कुछ है वहाँ पे। सादिया गई वहाँ पे, अकेले अकेले चली गई और वहाँ जाकर उन्होंने विजिट किया। सादिया, हाउ वाज इट? इट वॉज जेन्युइनली गुड। एक अच्छी खुशगवार हैरत भी हुई वहाँ जाकर, और लोग भी जो आए वो भी खासे खुश थे। आई थिंक दिखाते अपने व्यूअर्स को क्या व्यूज हैं। कराची के सदर में खड़ी ये इमारत, जिसने 150 सदी तकरीबन इस शहर को बदलते हुए देखा है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि कराची की तारीख, कराची के नौआबादियाती दौर, तिजारत और कराची की शहरी जिंदगी की एक जिंदा अलामत भी है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में, जिसे हाल ही में प्रिजर्व किया गया है। इसको इसकी असली हालत में लाने के लिए कोशिशों को मजीद तेज कर दिया गया है। यहाँ मौजूद तजावुजात को हटाया गया है, दुकानों को थोड़ा बेहतर किया गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये कोशिश कैसी रही। लेट्स गो। चलिए, जब तक कि मैं इस तवील जीने से उतर रही हूँ, क्यों ना मैं आपको इस क्लॉक टावर की, तवील क्लॉक टावर की थोड़ी हिस्ट्री ही बता दूँ। ये क्लॉक टावर खुद अपनी एक तारीख रखता है। ये तकरीबन 130 से 140 फीट ऊंचा है, और वक्त के साथ साथ इसको बनाया तो जाहिर है इसलिए गया था क्योंकि इस क्लॉक टावर ने कराची शहर को वक्त बताना था। उस दौर में ऐसे ही होता था, हर घर में तो घड़ी मौजूद होती नहीं थी, तो जब घंटा होता था और वो बजता था तो सबको पता चलता था कि वक्त क्या हो गया है, और फिर दूर दूर से ये घंटा नजर आता था। कुछ 25 साल तो ये घंटा खामोश रहा, ना इसकी सुइयां हिली, ना इसने वक्त बताया। फिर 2025 में यहाँ के एक मकामी वॉच मेकर हैं, बिलाल आसिफ उनका नाम है, उन्होंने इसके सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया, एक सोलर सिस्टम इसमें लगाया। अब ये मैकेनिकल वॉच तो नहीं है, बहरहाल ये घड़ी चलती है, बजती है और वक्त भी बताती है। जब से इस जगह को रेनोवेट किया गया है, यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, ये भी आए हैं, इनसे जानते हैं कि ये यहाँ क्यों आए हैं और उनको कैसी लगी है ये रेनोवेशन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। हम एक्चुअली आए हैं मीरपुर खास से, और हमें वहाँ न्यूज़ में देखा है, वैसे ही अपडेट हुआ था कि रेनोवेट हुई है, तो हम देखना चाह रहे थे कि कैसा है। तो अच्छा लग रहा है बहरहाल, क्योंकि हमने पुरानी जो बहुत टाइम पहले देखी थी,
लेकिन अब जब देखा है तो काफ़ी चेंज लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब आउटसाइड से तो बड़ा अच्छा है। तो जनाब ये जो आप जगह देख रहे हैं, जैसे कि ये खातून भी बता रही थी, यहाँ बीच में फवारा लगा दिया गया है। पहले तो यहाँ इतनी ज़्यादा तजावुज़ात हुआ करती थी कि ये दिखता ही नहीं था फवारा, ये सर्कल आपको दिखता ही नहीं था। तो इस जगह से सब साफ़ कर दिया गया है। यहाँ जो ठेले पथारे लगे गए थे उनको हटा दिया गया है और इस जगह पर एक बैठने की जगह बना दी गई है। यहाँ बेंचेस लगा दिए गए हैं, तो शाम को यहाँ पर पूरी लाइटिंग होती है। इस फवारे को अभी रेनोवेट किया जा रहा है और यहाँ पर फैमिलीज़ आती हैं, बैठती हैं, बच्चे खेलते हैं और बड़ा अच्छी पुरसकून सी जगह ये शाम में लगती है और लिट हो जाती है। वेल, यहाँ से जो पथारे वगैरह हटाए गए, दुकानें हटाई गई, तो अब दुकानें हैं कहाँ, आइए आपको दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ। दिस पार्ट ऑफ द एम्प्रेस मार्केट, जहाँ पर दुकानों को रेनोवेट किया गया है, यहाँ एक जगह पर आपको तकरीबन सारी ही दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको अंडे मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, आपको सब्जियाँ मिलेंगी और ऑयल्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की एंट्रेंस पर एक QR कोड भी लगाया है जो कि आप स्कैन करें और आपको डेली के रेट्स वहाँ पर पता चल जाते हैं। तो चूँकि वन सेंटर रेनोवेट हो गया है, अभी बाकी होना है। यहाँ पर मौजूद लोगों को रेनोवेशन कैसी लगी, यहाँ पर आकर शॉपिंग एक्सपीरियंस उनका कैसा है चीज़ें ख़रीदने का, लेट्स टॉक टू देम। मसाले वगैरह भी मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले से दुकान यहाँ पर थी या मूव की है? नहीं, अभी आया है पहले। जी। और ये मसाले वाली दुकान यहाँ पर चल रही है, वो वाला तो रेनोवेट होना है ना अभी? नहीं, माशाल्लाह अभी चल रहा है। लोग आ रहे हैं? जी, अभी लोग आ रहे हैं। बताने से भाग तो नहीं गए? नहीं, इतना नहीं भागा। और आपने सामान महंगा तो नहीं कर दिया अच्छी साफ सुथरी दुकान बना? नहीं बाजी, सामान तो नहीं महंगा, क्या वही रेट है। ठीक है सर, कैसा लगा ये आपको चेंज, यहाँ पर ये जो थोड़ा रेनोवेट वगैरह कर दिया गया? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा, कि बहुत बेहतरी की तरफ आए है कदम। पब्लिक आती है, काफ़ी माहौल भी अच्छा मिला है और गर्मी का जो बाहर माहौल होता है थोड़े पुरसुकून भी होती हैं, इस वजह से काफ़ी मुतमिन है यहाँ पे। और हम जो लोग आते हैं वो खुश हैं? काफ़ी खुश हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, फिर हम भी उनको टाइम देते हैं। मुझे बताइएगा कि ख़रीदारी के लिए आते रहते हैं यहाँ पर? तो इससे पहले जब मैं आई हूँ, मुझे तो आज तक कभी पार्किंग नहीं मिली। मुझे कोई बोले भी कि एम्प्रेस मार्केट आना है तो बोली नहीं। लेकिन अब ज़रा मैंने देखा बाहर पार्किंग वगैरह बन गई है, ये जो फवारे वाला एरिया साफ़ कर दिया, पथारे हटा दिए, कैसा लगता है यहाँ आना? अब सारी बातें पहले से बेहतर लगता है, क्योंकि पहले ज़रा कंजस्टेड था और चलने फिरने में भी मुश्किल होती थी, लेकिन अब जो है वो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं और बासानी जो हम चीज़ें ख़रीद लेते हैं। मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि जहाँ मैं आती थी ना, पहले तो ज़रा कंजस्टेड था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा। मैं फर्स्ट टाइम इसके बाद आई हूँ। अच्छा। हाँ, जब मैं आती रहती हूँ, लेकिन अब यही तो मैं पूछ रही थे कि आपकी बिल्कुल चेंज हो गई है? कह रहे हैं हाँ, मार्केट चेंज हो गई है। आप जब आई, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था यहाँ के लिए? अब तो अच्छा लग रहा है। आप लोग अपनी मंथली ग्रॉसरी यहाँ करते हैं या हफ्ते के हफ्ते आते हैं? हाँ, मंथली आते हैं। जी। तो कैसा लगता है एम्प्रेस मार्केट? पहले आई है वैसे कभी? जी, आते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग बहुत खुश हैं, आके तस्वीरें भी बना रहे हैं। मैंने देखा फवारे के पास भी तस्वीर बना रहे हैं, शाम में भी यहाँ पे खवातीन आ रही हैं। आपका एक्सपीरियंस पहले के मुकाबले अब कैसा है एम्प्रेस मार्केट? अब ज़्यादा अच्छा है जी। पहले बहुत वो होता ना कि आते थे ना तो बहुत रश होता था, इधर से निकलो उधर से निकलो। अभी एक तरीके से इंसान आकर ना ख़रीद लेता है दुकानों से। जो लोग एम्प्रेस मार्केट पहले आ चुके हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ पर गोश्त मिला करता था एम्प्रेस मार्केट में, वहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते थे, वहाँ पर गंदगी थी। लेकिन अब इस पूरी जगह को साफ़ सुथरा कर दिया गया है, इसको धो दिया गया है, साफ़ गोश्त यहाँ पर मिल रहा है। लोगों को कैसा लग रहा है ये चेंज, आइए ज़रा जानते हैं कैसा लग रहा है ये रेनोवेशन जो की है, थोड़ा बिल्डिंग को असल हालत में लेकर। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेयर साहब ने काम करा है, बहुत अच्छा, जितनी तारीफ़ करें कम है। एम्प्रेस मार्केट की जो आउटसाइड पार्किंग एरिया है वहाँ पर मौजूद हूँ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये बाइक्स की पार्किंग कर दी गई है, वहाँ पर कार्स की पार्किंग है। मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह चुके हैं कि गालिबन 250 बाइक्स ओवर बल्कि इससे ज़्यादा खड़ी हो सकती हैं, गाड़ियाँ भी एक बड़ी तादाद में यहाँ खड़ी हो सकती हैं।
एंड इसके अलावा यहाँ पर लेडीज़ वॉशरूम है, मेंस वॉशरूम है, सो यू कैन पहले ये नहीं था, इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ। तो एक उन लोगों के लिए भी बड़ी आसानी हो गई है। ये जो ह्यूज एरिया है, इसके लिए मुर्तज़ा वहाब साहब ने कुछ दिन पहले एक सजेशन मांगी थी, एज आई वाज सेइंग अंडर एज वेल। बहुत सारे लोगों ने बड़ी सारी सजेशन दी कि यार इस एरिया को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेमिनार्स करा सकते हैं, वर्कशॉप्स करा सकते हैं, यहाँ पर गालाज हो, नाइट गालाज हो सकते हैं, ऑल दैट। तो देखते हैं कि अभी रेनोवेशन तो बाकी है, कैसे सिंध गवर्नमेंट इसको मज़ीद साफ़ सुथरा करने के बाद यूटिलाइजेशन में ला सकती है। जनाब, मेरे थ्रू आपने एम्प्रेस मार्केट तो देख ली कि अब प्रिजर्वेशन के बाद ये कैसी लग रही है। अब 1889 में बनने वाली इस बिल्डिंग की अब हालत देखें तो इतना अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। ये जो येलो स्टोन आप देख रहे हैं, ये स्टोन अब आपको कराची की नई बिल्डिंग्स में ऑब्वियसली नज़र नहीं आता। और सोचिए 137 साल पुरानी इमारत को वापस उसकी हालत में लाने की कोशिश करना ही अपने आप में एक काइंड ऑफ अ करेज है, जो कि एक अच्छा एफर्ट है। बट आई स्टिल फील कि यहाँ पर मज़ीद रेनोवेशन का काम हो सकता है। ऑलरेडी देखें, इस रेनोवेशन के बाद लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से इंक्रोचमेंट हटा दी गई है, तो ये जगह और भी खुली लगने लगी है। आसानी से लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर पा रहे हैं। यहाँ पर मज़ीद ग्रास का काम हो रहा है, कुछ 1-2 जगह पर रेनोवेशन मज़ीद हो रही है, फवारे को दोबारा अच्छे से चलाने की कोशिश की जा रही है। सो ऑल ऑफ दिस रियली लुक्स ब्यूटीफुल कि कराची की तारीख को ज़िंदा रखने के लिए कोशिशें अभी भी जारी हैं। सो आई एम गोइंग टू हेड बैक टू स्टूडियो, सी यू देयर। नाइस मैसेज। बिल्कुल, लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर इस तरह की कोई इस्टेब्लिशमेंट बना के दी गई है तो अब उसके भी सफाई का ख्याल रखें वो। और सिर्फ एम्प्रेस मार्केट ही नहीं, जस्ट वन लास्ट थिंग, एक पूरा जो ये पट्टी है हमारी सदर की, ओल्ड सिटी एरिया, ये पूरी की पूरी जो इंग्लिश गॉथिक बिल्डिंग्स है ना, उससे ये भरी हुई हैं। सो एक एम्प्रेस मार्केट पे काम किया, दैट्स वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू अदर बिल्डिंग्स एज वेल, और वहाँ पे भी हम इसको अच्छी तरीके से ठीक कर सकें। द होल ऑफ कराची, आई थिंक एंड और फिर मेरे ख्याल में जब आप साफ सुथरा कर देंगे कराची को, तो कराची वाले खुशी से भी शायद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कराची को साफ भी रखेंगे। बस एक छोटी सी चीज़, वहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जिनको ये दुख था कि उनका बिजनेस कम हो गया है, बिकॉज कुछ अरसे बंद भी रही है, इंक्रोचमेंट्स भी हटी हैं। तो उसके लिए क्या अब इकदाम सिंध हुकूमत ले सकती है ताकि उनका घर, यहाँ पर जो वो लोग मौजूद हैं जिनकी दुकानें हैं, चलता रहे, ये अभी देखना बाकी है। आज लेजेंडरी अदाकार और मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली की बरसी है, जिन्होंने सिर्फ 32 बरस की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन अपनी शख्सियत और फन के बाइस वो आज भी करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और ये भी हम देखते हैं कि बी वाटर बी फ्रेंड का फ़लसफ़ा देने वाले ब्रूस ली ने ना सिर्फ हमने देखा कि एक जो जित्सु है उसकी बुनियाद रखी, उन्होंने टाइक्वांडो की बुनियाद रखी, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने एक तरीक़ाकार भी सिखाया कि आपने डिफेंसिव कैसे रहना है इस मार्शल आर्ट्स में। यानी इससे पहले जब मार्शल आर्ट्स को एक प्रिविलेज समझा जाता था, मार्शल आर्ट्स को समझा जाता था कि जी आप किसी को अटैक करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो असल जान है टाइक्वांडो की, वो ब्रूस ली के ज़रिए हम सीखते हैं। और फिर जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, वो ऑपरेशन जो हांगकांग के ऊपर रही है, और जिस तरह से हांगकांग में रहने वाले लोगों को इज्जत नहीं दी जाती थी, उन्होंने अपने आर्ट के जरिए ये इज्जत अपने मुल्क को दिलाई है, वो भी एक अलग मकाम रखती है। ली सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि वॉज एन इन्वेंटर। और जीट कुंड धू नाम का जो एक डिसिप्लिन है मार्शल आर्ट में, उसके वो इन्वेंटर रहे हैं। आज भी जो उनका कांसी का मुजस्मा है हांगकांग के एवेन्यू ऑफ स्टार्स पे, पूरी दुनिया से आने वाले के लिए तवज्जो का मरकज़ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आखिरी में, जो इनका कैंटनीज़ में नाम था ना सादिया, वो जो था वो बड़ा ही मुनफरिद था, और उसका जो मतलब था ना, वो मतलब था रिटर्न अगेन। रिटर्न अगेन, ब्रूस ली, यू हैव नेवर लेफ्ट अस। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम अपने मार्शल आर्टिस्ट से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, दो गोल्ड मेडल लिए हैं। कहाँ, कौन, कब, कैसे, एक ब्रेक के बाद जानिए। जनाब,
पाकिस्तान ने एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप 2026 में शानदार आगाज किया है और काजाकिस्तान के शहर अलमाते में कौमी खिलाड़ियों ने अंडर 16 कैटेगरी में न सिर्फ एशियन चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया बल्कि बेस्ट अंडर 16 टीम ऑफ एशिया का टाइटल भी अपने नाम किया है। तो ऐसे में 2 गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्फ़िकार एंड सुंदस अली। दोनों का वेलकम करते हैं क्योंकि दोनों के गोल्ड मेडल्स उनके पास मौजूद हैं। सुनहरा और सुंदस, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो गोल्ड मेडल हासिल किया है वो किया है डुओ शो में। मैं चाहूँगा जुनैरा ज़रा ये बताइए कि ये डुओ शो क्या चीज़ होती है? डुओ शो बेसिकली डुओ जो होता है वो 2 पर्सन्स होते हैं। जी। उसमें कोऑर्डिनेशन, उसमें डिसिप्लिन्स होते हैं, अलग टेक्निक्स होती हैं, उसको हमें साथ मिलके करना होता है, एक्सप्रेशंस के साथ, अलग टेक्निक्स के साथ, अलग एक पावर, एक स्पीड, उसमें हर चीज़ कैलकुलेट होती है, उसके साथ हमें डो करना होता है। शो में ऐसा होता है कि हमें थोड़ी एक्ट होता है, कोई भी ऐसा सीन होगा जैसे कोई थीफ है, कोई आपको स्नैच करना आ रहा है, उसमें आपको क्या टेक्निक्स करनी है, कोई नाइफ अटैक कर रहा है उससे कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, शो में ये होता है बेसिकली। राइट। अच्छा, इस एशियन चैम्पियनशिप में आप में से पहले तो बताएं आपको सिचुएशंस कौन कौन सी मिली थी? सिचुएशन हमें खुद बनानी पड़ती हैं। ओके। लाइक हर टीम अपनी खुद की सिचुएशन लाती है। लाइक हमारी थी कि स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, और अलग अलग टीमों के पास अपनी अपनी थी सिनेरियोज, सीन्स। राइट। तो क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपका सिनेरियो रिलेटेबल था और उसको कितना लोग समझ पाए कि हाँ यार ये हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ भी हो सकता है, तो वो उसको और अच्छे से समझ सकें? या कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग कि हमें ये सिचुएशन करनी है? मतलब अपनी डेली लाइफ को देखते हैं कि क्या आजकल चल रहा है, क्या हो सकता है, तो हम वही करते हैं ताकि हम अपने आप को भी ट्रेन कर सकें और जो हमें देख रहे हैं वो भी एक आइडिया हो जाए उन्हें भी कि क्या सीन है, क्या करना है हमें। तो जुनैरा, इससे मतलब ये समझो, ये जो स्पोर्ट्स ऑब्वियसली ये ऑफेंस से ज़्यादा डिफेंस का है, राइट? तो इस डिफेंस की ही टेक्निक्स आप डेवलप करते हैं और आप इसमें फिर एक्सेल करते हैं। कब से कर रही हैं जुनैरा ये, और आप कैसे इस फील्ड में आई, कितना अरसा हो गया है और मेडल लेने के बाद कैसा महसूस कर रही है? मैं असल में मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही मार्शल आर्ट से रिलेट करता है। मेरे भाई, मेरे बाबा, तो उनसे इंस्पायर होके मुझे था कि एक मैं भी लेगेसी होती है ना कि इंसान देखता है अपने फादर को, अपने भाई को, तो उनको देख के मुझे एक इंस्पिरेशन हासिल है। मैंने कहा नहीं, अब मुझे भी करना है। और आजकल तो वैसे भी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, डिफरेंट है, आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो मैं उनसे ही बहुत इंस्पायर होके, मैं बचपन से कर रही हूँ, 10, 11, 12 साल से। तो आपस में आप लोगों ने जो सिनारियो बचपन से, तो आप आपस में जो आप लोगों ने सिनारियो किया है, तो आपको कोई सड़क पे मिल जाए इस तरह का, तो बस क्या करेंगे उसके साथ आप? इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं इसको। शीसिंग इंशाल्लाह, हम कहते हैं खुदा ना करे, शीसिंग इंशाल्लाह। सुंदस, मुझे ये इंशाल्लाह कि उन्हें बीट कर दें, मतलब ये इंशाल्लाह। अच्छा सुंदस, मुझे ये बताएं कि हमें थोड़ा समझना है कि जो डुओ शो होता है उसमें कौन कौन से ममालिक थे इस एशियन चैम्पियनशिप में जिसका आपने मुकाबला किया, लाइक यू एज अ टीम, और बाकी कौन सी टीम्स थी? 25 कंट्रीज़ थी जिन्होंने हिस्सा लिया था और 750 पार्टिसिपेंट्स थे। ओके। वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और मोर। सही है। तो आप लोगों का राउंड सिस्टम कैसे चलता है? मतलब पहले राउंड में कितनी टीम्स आती हैं, फिर वो शॉर्टलिस्ट कैसे होती हैं, ज़रा हमें बताइए। लाइक जितनी टीमें होती हैं वो आती हैं, फिर खेलती हैं, फिर जो क्वार्टर फाइनल होता है, जो जीतते हैं फिर वो आगे आते हैं, सेमी में आते हैं, फिर फाइनल आती है। 2 टीमें होती हैं फाइनल्स में जो जितनी बचती है ना वो फिर फाइनल्स में आती हैं 2 टीमें। फिर अच्छा। जो जीतता है फिर वो गोल्ड। अच्छा, ये फाइनल 1-on-1 नहीं होता, मतलब ये एक से ज़्यादा टीमें भी फाइनल में हो सकती है और उसमें से एक मार्किंग की सूरत में फिर आगे जाती है। सही है। तो जुनैरा, टफेस्ट टीम कौन सी लगी? थाईलैंड होती है वैसे बेसिकली तो, लेकिन अब हमारा टारगेट है कि उनको भी बीट करना है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उनको ही बीट करेंगे। अच्छा, ये कितना डिफरेंट है कि देखें, एक तो गेम हो गया ना भाई, क्रिकेट एक गेम हो गया, पाकिस्तान खेल रहा है इंडिया से, तो 2 टीमें आपस में भिड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग जो थाईलैंड से भिड़ रहे हैं, आप लोग आपस में भिड़ रहे हैं, ठीक है? डुओ शो यानी आप दोनों का आपस में जो मुकाबला हो रहा है और थाईलैंड वालों का आपस में मुकाबला हो रहा है। सो इट्स नॉट कि आपके अगेंस्ट कोई थाई प्लेयर है, आपके अगेंस्ट सुंदसी है और आपने वो डुओ शो करना है। ये इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं यार आप? हम दोनों असल में हम पार्टनर्स हैं जी। बेसिकली हम लोग हम अटैकर्स और डिफेंसर तो हैं, हम अगेंस्ट हैं एक दूसरे के, लेकिन हम उनके अगेंस्ट हैं। हाँ। हम आपस में तो लड़ रहे हैं लेकिन मुकाबला हमारा कंपटीशन उन्हीं से ही है। तो क्या वी हैव वेरी लिटिल टाइम सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये होता है कि
आपको पता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा और आपको पता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेकिन वो नेचुरल लगना चाहिए, वो एग्रेशन दिखनी चाहिए, वो डिफेंस दिखना चाहिए, ये भी काउंट होता है इसमें। यस, उसमें एग्रेशन, इंप्रेशंस, आपके स्पीड, आपकी टेक्निक्स, आपका हाथ सही कैसे गलत जा रहा है, कैसे सही, वो सब काउंट होता है। इसी से पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स इससे बहुत वो रखता है ये मायने। ओके मुझे अच्छी तरह याद है, अभी हमने ब्रूस ली का जिक्र किया, जैकी चैन ने उन पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई हैं। यूज्ड टू से मेरी हड्डियाँ टूटती थी तो मैं जो है वो सबसे ज़्यादा लोबिया का सूप पीता था। खुदा ना खास्ता आप लोगों की कोई इंजरी हड्डी वड्डी टूटी और फिर क्या करते हैं? कौन सा सूप पीती हैं? हाँ हम सूप नहीं पीते, हम प्रैक्टिस में इतना होता है, हमारी बॉडी को मतलब आदत हो जाती है, कभी माइनर सी कुछ इंजरीज हो जाए तो हम उसकी ट्रीटमेंट करके उसको कर लेते हैं सही, अपनी डाइट से, अपने खाने पीने को सही करके। तो वो ड्रीम बताएं क्विकली हमें कि किसको लुकअप करती हैं आप दोनों, बारी बारी बता दें। पहले जुनैरा आप बता दें। ब्रूस ली, जैकी चैन, सब बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सेम ब्रूस ली, जैकी सेम चैन। ऑलराइट भाई जुनैरा और सुंदर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने आज एक गोल्ड मेडल जीता है, हमारी दुआ है कि आप इसी तरीके से मजीद गोल्ड जीतती रहें। थैंक यू सो मच। तो जनाब इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल। 1 2 3 अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।